ये कहानी सिर्फ काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या समुदायों को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये लेखक की लेख की एक कल्पना मात्र है। धन्यवाद। 21 सृजन का राठौर फैमिली में जाना। स्वास्तिक जी सृजन को लेटर देते हैं तो सृजन उसे लेकर पढ़ना शुरू करती है। मेरी सृज, अगर तुम ये लेटर पढ़ रही हो तो अफसोस कि मैं तुमसे बहुत पहले ही दूर जा चुकी होंगी। मुझे पता है कि मेरी बेटी स्ट्रांग है और मुझे अपनी इस स्ट्रांग बेटी को एक बात बतानी है। बेटा, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, आप किसी की अमानत हो जिसे हमने इतने सालों से अपने सीने से लगा कर रखा। मैं ये भी जानती हूँ कि आपके ये जानकर दुख होगा, लेकिन मेरी स्ट्रांग बेबी, आपको अभी स्ट्रांग ही रहना है, क्योंकि आपको उन दरिंदों के चंगुल से खुद को आज़ाद करवाने के साथ साथ उनकी सच्चाई भी दुनिया के सामने लानी है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना जल्दी हो सके राठौर फैमिली या फिर रावत फैमिली से कांटेक्ट करें, क्योंकि ये दोनों ही हमारी असली फैमिली है। बेबी, रिश्ते में मैं आपकी बुआ लगूंगी, लेकिन आपको और खुद को सेव रखने के लिए मुझे शर्मा फैमिली में आकर रहना पड़ा। मैं और तो कुछ नहीं बता सकती, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि आप पहले उनसे मिले और हाँ, नानू नानी को भी सेफ रखें। और हाँ, एक बात और, आप अपने जॉय भाई को भी रावत फैमिली के पास पहुँचा दें, क्योंकि वो उनके फैमिली के मेंबर हैं। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी की बातें आपको अपनी बैंक के लॉकर में मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको राठौर फैमिली के पास जाना ही होगा, क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट जहाँ रखा हुआ है वहाँ आपको खतरा है। बेटा, मैं ज़्यादा तो नहीं, बस इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप मम्मा को माफ़ कर देना और अपनी रियल फैमिली के पास वापस लौट जाना। मम्मा लव यू ऑलवेज। इतना पढ़कर सृजन खुद ही पूरी तरह से उलझ गई थी, क्योंकि इसमें जो बातें थी वो एकदम उलझी हुई थी। वो चुपचाप सोफे पर बैठ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसके मन में सौतेली माँ को लेकर जो डर था वो इस जन्म में भी नहीं निकला था। उसे ऐसे चुपचाप देखकर शेखर जी उसके पास जाते हैं और कहते हैं, हमें पता है आप क्या सोच रही हैं, लेकिन ट्रस्ट मी बच्चा, वहाँ कोई भी आपको हर्ट नहीं करेगा। अगर वहाँ आपको थोड़ी भी तकलीफ होती है तो आप अपने डैड से बोल सकती हो। डैड आपको परेशान करने वाले जो पनिश करेंगे। सृजन कुछ नहीं बोलती, वो उठकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसे ऐसे जाता देख सभी को काफ़ी बुरा लगता है। लगता है हमारी बच्ची हमारे साथ नहीं आना चाहती है। शेखर जी कहते हैं, ऐसा नहीं है हुकुम सा, बिटिया रानी तो आपके साथ आना चाहती हैं, लेकिन उनके अंदर सौतेली माँ को लेकर जो डर है न उन्हें रोक रहा है, और शायद इसीलिए वो आपके साथ नहीं जाना चाहती है। लेकिन कोई नहीं, मैं उनसे बात करता हूँ। स्वस्तिक जी बोलते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अंकल, मैं खुद रेडी हूँ। सृजन सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहती है। वो नीचे आती है और नानू नानी के तरफ देखते हुए कहती है, नानू नानी, छोटे नानू, आप तीनों भी हमारे साथ चल रहे हो। आप यहाँ की टेंशन मत लो, यहाँ सब कुछ सेटल हो जाएगा। आप तीनों मेरे साथ मुंबई चलो, वहाँ मम्मा का पर्सनल विला है, वहाँ पर आप तीनों रहेंगे तो मुझे आपकी टेंशन भी नहीं रहेगी। सृजन कहती है, लेकिन बेटा, नहीं नानू, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से जाऊँ तो आपको मेरी बात माननी होगी। सृजन कहती है, हाँ नानू, सृजन ठीक कह रही है, आपको वहाँ चलना चाहिए, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। इस बार वंश बोलता है। न चाहते हुए नानू नानी जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। सृजन मुंबई पहुंचकर उन्हें अपने कुछ साथियों के साथ अपने विला भेज देती है और खुद राठौर फैमिली के साथ चली जाती है। दूसरी तरफ एक बड़े से हवेली में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। आप सभी लोग जल्दी जल्दी अपना हाथ चलाए, वो लोग कभी भी आते होंगे, एक औरत किचन से आवाज़ लगाते हुए कहती है। तभी वहां कुछ गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आती है। एक साथ कई सारे लोग हॉल में आ जाते हैं। इनमें 2 लड़के, 2 लड़कियां, एक छोटा सा बच्चा, 2 बुजुर्ग और 2 मिडिल एज की औरत होती हैं। सभी के चेहरे पर स्माइल होती है, जिनमें कुछ असली तो कुछ बनावटी होती है। बाहर शेखर जी गाड़ी से निकलते हैं और उनके साथ संजय जी भी निकलते हैं। दोनों गाड़ी के दूसरे तरफ के दरवाजा को खोलते हैं और अपना एक एक हाथ आगे करते हैं। अंदर से सृजन एक स्माइल के साथ अपना हाथ उनके हाथ में रखती है और गाड़ी से बाहर आती है। जैसे ही उसकी नज़र वहाँ के व्यू पर पड़ती है तो वो उनमें कहीं खो जाती है, क्योंकि ये जगह हूबहू उसके विला जैसी थी। सृजन धीरे धीरे उनके साथ चलते हुए अंदर के तरफ जाती है। जैसे ही वो लोग दहलीज को लांघने वाले थे कि एक कड़क आवाज़ सुनाई देती है, अपने कदमों को वहीं रोक लीजिए हुकुम सा। ये आवाज़ सुनते ही संजय जी और शेखर जी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वही सृजन के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी होती है। दोनों उसके परेशानी को भांप जाते हैं और उसके हाथ को सहलाने लगते हैं। एक बुढ़ी औरत अपने हाथ में आरती की थाली लिए आती हैं और उनके साथ बाकी के लोग थे। वो औरत सृजन की आरती उतारती है और उसे तिलक लगाती है, फिर कलश रखकर कहती है, लाडो हुकुम सा, इसे अपने दाएं पैर के अंगूठे से नीचे गिरकर अंदर आइए। सृजन वैसे ही करती है। वो अंदर आकर एक नज़र सभी के ऊपर डालती है और फिर शेखर जी के तरफ देखती है। शेखर जी उसके भाव को समझते हुए कहते हैं,
लाडो हुकुम, चलिए हम आपको आपकी फैमिली से मिलवाते हैं। इनसे मिलिए, ये है आपके दादा हुकुम, मिस्टर राघवेंद्र सिंह राठौर। सृजन उन्हें ग्रीट करती है। वो अपनी जगह से खड़े होते हैं और सृजन को उठाते हुए कहते हैं, हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती हैं और आप तो हमारी लाडो हुकुम हैं। आइए गले लग जाए। राघवेंद्र जी दुनिया के लिए एक स्ट्रीक पसंद थे, लेकिन अभी वो सृजन के सामने एकदम प्यारे बने हुए थे। उन्हें सभी हैरानी से देख रहे थे। लाडो, इनसे मिलिए, ये हैं आपकी दादी हुकुम। सृजन उन्हें भी ग्रीट करती है। गायत्री जी उसे गले से लगाते हुए कहती है, हमने आपको बहुत याद किया। उसके बाद वो उन्हें संजय जी की वाइफ नीता जी से मिलवाते हैं। वो भी उसे गले लगाती हैं। उसके बाद वो उसे उन लड़कों के सामने ले जाते हैं। लाडो हुकुम, ये हैं आपके बड़े भाई और आपके काकासा के बेटे स्वयं सिंह राठौर। ये आपकी बड़ी बहन सिद्धांशी सिंह राठौर। ये हैं आपकी छोटी बहन शिविका सिंह राठौर। ये आपके छोटे भाई सुधांशु सिंह राठौर। ये हैं आपकी मासा स्वरा सिंह राठौर। सृजन उनके बातों को काटते हुए कहती है। सभी उसे हैरानी से देख रहे होते हैं। वहीं स्वरा जी के आंखों से आंसू गिरने लगता है। वो तुरंत सृजन के गले लगा लेती हैं। हमने आपको बहुत मिस किया लाडो, मिस यू टू मासा। सृजन हल्का सा इमोशनल होते हुए कहती है। उन्हें ऐसे गले लगते देख सभी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। ये तो गलत बात है मामीसा, अपनी बेटी के मिलते आप मुझे भूल गईं, वंश कहता है। वहीं उसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। स्वरा जी उसे भी गले लगा लेती है। स्वरा जी बेटी को गले ही लगाए रखेंगी या फिर उन्हें कुछ खाने को देंगी? शेखर जी कहते हैं, बिल्कुल, हमने आपके मनपसंद की सारी चीज़ें बनाई है। आप फ्रेश हो जाए, हम अभी आपके लिए लेकर आते हैं। स्वरा जी किचन के तरफ जाते हुए कहती हैं। वहीं सुधांशु जो पहले छुप गया था वो शेखर जी के पास आकर कहता है, बाबा सा, ये एंजल दीदी हैं न, जिनकी फ़ोटो आपके स्टडी रूम में हैं। क्या वो मुझे प्यार करेंगी? सुधांशु की बातें सुनकर सृजन को अपना बचपन याद आ जाता है, जब राकेश जी ने शादी किया था तब उसने भी सेम सवाल किया था। वो अपने आंसू को छिपाते हुए सुधांशु के पास जाती है और अपने घुटनों के बल बैठकर सुधांशु को देखते हुए कहती है, हैंडसम बेबी, क्या आप मेरे गले लगोगे? देखो, मैं न तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट भी लेकर आई हूँ और ढेर सारे खिलौना भी, लेकिन जब तक आप मेरे गले नहीं लगोगे तब तक मैं आपको नहीं दूंगी, सारी खुद खा जाऊंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो आप मेरे लिए लाए हो, खुद कैसे खा सकती हो? इतना बोलकर सुधांशु उसके गले लग जाता है। सृजन उसे गले लगाकर काफ़ी सुकून मिला। वो उससे अलग होती है और उसके कानों में कुछ कहती है, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। सृजन वहां से खड़ी होती है और शेखर जी से कहती है, बाबा सा, हमें अपने रूम में जानी है। जरूर, चलिए। इतना बोलकर शेखर जी उसे लेकर लिफ्ट के तरफ बढ़ जाते हैं और 4th फ्लोर के बटन को प्रेस करते हैं। कुछ ही सेकंड में वो दोनों 4th फ्लोर पर होते हैं। 4th फ्लोर पर सिर्फ 3 कमरे थे। शेखर जी उसे लेकर बीच वाले कमरे में जाते हैं। जैसे वो दरवाज़ा खोलते हैं, सृजन की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती है। ये कहानी है एशिया के नंबर 1 वेपन किंग विध्वंस राणा और अपनों की अत्याचार से पीड़ित एहसास की। जहां विध्वंस राणा एकदम हार्टलेस था, उसे दुनिया में किसी से मतलब था तो वो था पैसा और पवार, जिसके लिए वो किसी की जान आराम से ले सकता था। वही एहसास जिसे उसके घरवालों ने उसके पिता के मरने के बाद उसे घर के अंदर ही कैद कर दिया और उसके ऊपर जुल्म करने लगे। लेकिन एक दिन गलती से वो बीता लेती है किसी अजनबी के साथ रात, जिसके कारण उसके घरवाले उसे एक कोठे पर बेच देते हैं। आखिर क्यों है विध्वंस इतना पत्थर दिल, और किसके साथ रात बिताए एहसास ने, और क्या वो सच में कोठे पर चली जाएगी? 22 न्यूज़ स्टोरी। जीने लगा हूँ। देहरादून के सड़कों पर एक शख्स घायल अवस्था में लगातार भागते हुए जा रहा था। उसके ठीक पीछे कुछ लोग अपने हाथों में स्टिक लेकर दौड़ रहे थे। अचानक ही एक तेज लाइट उस शख्स के आंखों से टकराए और वो शख्स वहीं गिर गया। वो सारे गुंडे जो उसके पीछे थे, वो उस शख्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब बचकर कहाँ जाएगा भटिया? बहुत शौक है न तुझे बॉस को धोखा देने की, चल तेरा हिसाब भी वहीं करेंगे। इतना बोलकर एक गुंडा उस शख्स के गर्दन को पकड़कर बेरहमी से उठाता है और सामने से आ रही लाइट के तरफ धक्का दे देता है। वो शख्स एक खतरनाक ऑरा वाले शख्स के पैरों में जा गिरता है। वो इंसान, जिसकी शक्ल तो नहीं दिख रही थी लेकिन उसके आसपास उड़ती हुई धुएं बता रही थी कि वो सिगरेट पी रहा है। वो शख्स सिगरेट की आखिरी कश लेता है और झटके से भटिया के चेहरे पर बुझा देता है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है। उसके बाद वो भटिया के गर्दन को पकड़ते हुए उठाता है और अपनी भयानक आवाज में बोलता है, तूने पैसों के लिए मुझे धोखा दिया, लगता तेरे अंदर से मेरा डर खत्म हो गया है। बट कोई बात नहीं, आज मैं तुझे ऐसा डर दिखाऊंगा कि तेरी रूह दोबारा जन्म लेने के नाम से ही मर जाएगी। उसकी बातें सुनकर उस आदमी के साथ साथ वहां खड़े बाकियों के बदन में एक सिहरन सी पैदा होने लगती है। वो शख्स अपना एक हाथ आगे करता है और एक शख्स उसके हाथों में चौपर दे देता है।
वो शख्स उस चॉपर को काफ़ी ही अजीब तरीके से देखता है और फिर भाटिया के चेहरे से लेकर गर्दन तक घुमाने लगता है। उसे ऐसा करते देख बेचारा भाटिया डर जाता है और बड़ी ही मुश्किल से बोलता है, मुझे माफ कर दो बॉस, ये सब मैंने पैसों के लिए किया। कितनी अजीब बात है न, तू पैसों के लिए अपनी जान का परवाह नहीं किया, तो फिर मैं पैसों के लिए तुझे मारने में क्यों सोचूं, वो शख्स काफ़ी डरावना अंदाज में कहता है। अचानक ही वो शख्स भाटिया से दूर होता है और उस चॉपर को हवा में कुछ इस तरह से घुमाता है कि कुछ ही देर में उसके चेहरे पर खून की छींटें मौजूद थी, जबकि भाटिया का शरीर अनगिनत टुकड़ों में नीचे गिरा हुआ था। उसे देखकर वहां मौजूद सभी के पैर डर के मारे कांपने लगते हैं। रमन, क्लीन द स्मेस डॉट एंड कल के न्यूज में ये चीज़ साफ साफ दिखनी चाहिए, जिससे दुनिया को पता चले कि विध्वंस राणा को धोखा देने का अंजाम क्या हो सकता है। इतना बोलकर वो शख्स मुड़ता है तो एक बॉडीगार्ड उसे पानी का बोतल देता है। वो शख्स पानी को अपने चेहरे पर गिरता है। जैसे जैसे पानी गिर रहा था वैसे वो उस शख्स के चेहरे से खून की परतें नीचे बह रही थी और उसका फेस रिवील हो रहा था। तीखे नैन नक्श, गहरी नीली आंखें, 8 पैक एब्स 6.6 की हाइट, एकदम कामदेव का रूप। अगर उसे उस रूप में कोई देख ले तो उसकी नियत फिसल जाए। यहाँ तक कि लड़के भी अपनी जेंडर चेंज करवा लें। दूसरा गार्ड उसे एक टॉवल देता है और एक शख्स अपने हाथ में मास्क लेकर खड़ा होता है। सबकी नज़रें नीचे होती है। वो अपने चेहरे को टॉवल से पोंछता है और उसे फेंककर अपने चेहरे पर मास्क लगाता है। उसके मास्क लगाते ही सारे बॉडीगार्ड की नज़रें ऊपर हो जाती है और सभी वापस अपने पोजीशन में चले जाते हैं। वहीं वो शख्स अपने असिस्टेंट रमन के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। ये शख्स है विध्वंस राणा, एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन, जिससे सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी खौफ खाते थे। इसका असिस्टेंट रमन, जो कि इनसे कम खूबसूरत थे, लेकिन ये दोनों बचपन के दोस्त थे। दूसरी तरफ एक छोटे से हवेली में एक लड़की के चिल्लाने की दर्द भरी आवाज आ रही थी। एक शख्स लगातार उस लड़की को बैल से मारते हुए कहता है, बहुत शौक है न तुझे जुबान लड़ाने की, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, न जाने किसके साथ रात बिताकर समाज में हमारी नाक कटवा दी और अब शादी करने के नाम पर अकड़ दिखा रही है। शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी, वरना ये जो तेरी जुबान है न उसे काटकर कुत्तों को खिला दूंगा और तेरी इन आंखों को निकालकर चिल कौवों को समझी। चल जाकर जल्दी से रेडी हो जा। इतना बोलकर वो शख्स वहां से चला जाता है। वहीं वो लड़की जो दिखने में एकदम फेरीटेल की प्रिंसेस के जैसी खूबसूरत, 5.5 की हाइट और ब्लैक कलर की कुर्ता में एकदम मानो किसी देवी के जैसी लग रही थी। इस वक्त उसकी ग्रीन आंखों में आंसू भरे हुए थे और शरीर पर जख्म। वो रोते हुए खुद से कहती है, एहसास क्या जरूरी था तुझे पार्टी एक जाने की, तू सबको मना कर सकती थी ना। देख तेरे साथ क्या हुआ, तू किसी बैड बॉय के पास सो गई इसलिए सब तुझसे गुस्सा हो रहे हैं। लेकिन तू सोई कैसे, तुझे तो रात को नींद भी नहीं आती है। देख तू सो गई और वो नीली आंखों वाला मॉन्स्टर आया और तुझे इतने सारे घाव दे दिया, और ऊपर से अंकल ने तुझे मारा भी। सब बुरे हैं, मुझे पता है अंकल तुझे उन गंदे लोगों के पास भेजना चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, तू न यहाँ से उनके साथ चली जा, कम से कम वो गंदे लोग तुझे मरेंगे तो नहीं ना। एहसास रोते हुए खुद से कहती है। तभी वहाँ एक मेड आती है जिसके हाथों में एक प्लेट होता है। वो प्लेट को वहाँ रखती है और फिर दरवाज़ा बंद करके एहसास को गले लगा लेती है। काकी माँ, देखो आज फिर अंकल ने एहसास को मारा, वो उसे उन गंदे लोगों के पास भेजना चाहते हैं। एहसास कहती है, बिल्कुल नहीं मेरी बच्ची, मेरे रहते हुए तुझे कोई कहीं नहीं भेजेगा, तू बस अभी आराम कर। वो मेड बोलती है, आज के लिए इतना ही। आखिर किसके साथ रात बिताई है एहसास ने, और क्या सच में एहसास उन गंदे लोगों के पास चली जाएगी, और गंदे लोगों से उसका मतलब क्या है। 23 माई सेकेंड रीबर्थ स्टोरी। शादी के जोड़े में एक लड़की भागते हुए सड़क पर जा रही थी। 5.5 की हाइट, लंबे घने काले बाल, सुनहरी आंखें, वो दिखने में किसी परी के जैसी लग रही थी। उसके आंखों से बेतहाश आंसू गिर रहे थे। वो खुद में ही बड़बड़ाते हुए जा रही थी, प्रगति तुझे किसी भी तरीके से उस इंसान के पास पहुंचना होगा। पता नहीं कौन है वो जिसने मेरे लिए ये सब किया है। प्रगति तुझे ये काम काफ़ी पहले कर लेनी चाहिए थी। देखा उसका अंजाम क्या हुआ। जिस इंसान को तूने आज तक देखा नहीं उसने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ गंवा दिया। वहीं एक तेरी फैमिली है जिसने अपनी खुशी के लिए तेरी शादी उस बुढ़े से करवा रही है। प्रगति भागते हुए एक गोडाउन में पहुंचती है। वो गोडाउन चारों तरफ से सुनसान लग रहा था। प्रगति, लगता है तू किसी गलत जगह पर आ गई है। जैसे ही प्रगति वहां से जाने वाली थी कि उसके कानों में एक दहाड़ती हुई आवाज़ आती है, मिस दीप्ति खुराना, भले ही तुम मुझे कोई भी ड्रग दे दो, लेकिन इतना याद रखना, ये सिरफिरा आशिक सिर्फ और सिर्फ उसके जानम का है, और उसके अलावा कोई भी औरत मेरे करीब नहीं आ सकती। इतना सुनते ही प्रगति भागते हुए उस आवाज़ की तरफ जाती है।
लेकिन सामने के नज़ारे को देखकर हैरान हो जाती है। सामने उसकी फैमिली और एक दूसरी फैमिली खड़ी थी। उनके बीच उसकी छोटी बहन दीप्ति, जिसे उसकी फैमिली ने गोद लिया था। वो एक लड़के के साथ लगातार जबरदस्ती कर रही थी। वो लड़का लगातार खुद को उससे बचा रहा था। ये सब क्या हो रहा है? प्रगति एक जोर की आवाज़ के साथ कहती है। जानम, वो लड़का मुस्कुराते हुए कहता है और दीप्ति को खुद से दूर एक झटके से फेंक देता है। प्रगति जल्दी से चलकर उस लड़के के पास जाती है। हे, तुम कौन हो और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? प्रगति उस लड़के से पूछती है। मैं तुम्हारा आशिक हूँ जानम। मुझे पता था एक न एक दिन तुम मेरे पास जरूर आओगी। देखो, तुम आ गई। इतना कहते हुए वो लड़का प्रगति के होठों पर हल्का सा किस कर लेता है, जिसे देखकर सारी फैमिली के आंखों में गुस्सा दिखने लगता है। अचानक ही प्रगति का बड़ा भाई उस लड़के को खींचकर उससे अलग करता है और उसके मुंह पर मारते हुए कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बहन को किस करेगा? वो लगातार उसे मारने लगता है। अचानक ही प्रगति की आवाज़ आती है, भाई उसे छोड़ो वरना मैं खुद को गोली मार दूंगी। नो नो प्रगति, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा ड्रीम कैसे पूरा होगा और भाई को उनकी पसंद की लड़की कैसे मिलेगी और डैड, उनकी कंपनी कैसे चलेगी? तुम ऐसा नहीं कर सकती, दीप्ति चिल्लाते हुए कहती है। उसकी बातें सुनकर प्रगति हैरानी से उसे देखने लगती है। मॉम डैड, ये दीप्ति क्या कह रही है? प्रगति हैरानी से पूछती है। वो बेटा, ये सच है कि जब हमने तुम्हारी शादी मिस्टर खन्ना से तय की तो बदले में उन्होंने दीप्ति को मॉडलिंग, तुम्हारे भाई के को उसकी बिजनेस में और तुम्हारे डैड की डूबती हुई कंपनी को वापस पाने में हेल्प करने का वादा किया है, प्रगति की मां कहती है। वाह मॉम, आपने मेरी शादी उस बुढ़े से इसलिए तय करवाई क्योंकि मेरे बदले में वो आप सभी को ये दे रहा था। अरे अगर आप सभी को यही चाहिए थी तो आप मुझसे बोलती, मैं अपने हिस्से की प्रॉपर्टी भी आपके नाम कर देती। लेकिन आपने क्या किया? आपने मुझे बेच दिया। आज मुझे ये कहते हुए भी अफसोस हो रहा है कि आप सभी मेरी फैमिली हैं। प्रगति रोते हुए कहती है। नहीं बेटा, तुम हमें गलत समझ रही हो। हम तो बस तुम्हारी खुशी चाहते थे, वरना तुम्हारा ये सिरफिरा आशिक तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ता। प्लीज़ तुम हमें गलत मत समझो। प्रगति के पापा कहते हैं। मेरी खुशी? कितना अजीब बात है ना पापा। आपने कभी मुझसे पूछा है कि मेरी खुशी किस चीज़ में है? खैर छोड़िए, हम भी किससे बात कर रहे हैं। इतना बोलकर प्रगति आगे बढ़कर उस लड़के को पकड़ लेती है जिसने अभी तक अपने आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा लिया था। स्टॉकर, तुम ऐसे नहीं जा सकते। अभी मुझे तुमसे बहुत कुछ जानने है, प्रगति उसे जगाते हुए कहती है। इतनी भी जल्दी क्या है जानम, बिना तुम्हें अपने बारे में बताए मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और फिर तुम्हें इनकी सच्चाई से रूबरू भी तो करवानी है। तुम्हें याद है होटल जानम रूम 9 404 31 नवंबर? जानती हो तुम उस रूम में किसके साथ थी? उस रूम में मैं तुम्हारे साथ था, वरना तुम्हारे घरवालों ने तो तुम्हें ड्रग देकर उस कमीने के हवाले कर ही दिया था। तुम्हें पता है ये जो तुम्हारी बहन है न दीप्ति, ये तुम्हारी सगी बहन नहीं है, ये तुम्हारी माँ के नाजायज़ रिश्ते की पहचान है। और ये तुम्हारा भाई, ये तुम्हारे बाप का। तुम्हें पता है 4 साल पहले वो रात जब एक मास्क मैन कुछ लोगों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी जिसमें तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था? वो कोई और नहीं, तुम्हारा भाई ही था। इससे आगे वो लड़का कुछ बोलता, दीप्ति गुस्से में उसे खींचकर प्रगति से अलग कर देती है और उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उसे जला देती है। ये सब देखकर बेचारी प्रगति के होश उड़ जाते हैं। प्रगति होश में आकर कोई एक्शन लेती उससे पहले ही दीप्ति उसे पकड़कर कहती है, चलो मेरी डियर सिस्टर, बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामा, अब चुपचाप चलो और शादी करो, हमने तुम्हारे लिए मंडप भी रेडी करवा लिया है। दीप्ति कहती है। प्रगति को घसीटते हुए लेकर जाने लगती है। प्रगति, जिसे अब कोई होश ही नहीं था, मंडप में बिठाकर दीप्ति उसकी शादी करवाने लगती है। तभी एक अनजान शख्स वहां आ जाता है। उसके साथ कुछ गुंडे भी होते हैं। ये तो गलत बात है न दीप्ति डार्लिंग, इतना कुछ करने में मैंने तुम्हारा साथ दिया। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। क्या सच में प्रगति के साथ बुरा हुआ? कौन था वो स्टॉकर और कौन था वो अनजान शख्स? क्या प्रगति लौटकर वापस आएगी? 24 समीर और सृजन का आमना सामना। सृजन जैसे ही दरवाजा खोलती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि वो पूरा रूम एक प्रिंसेस के रूम जैसा था। वहां चारों तरफ कई सारे सॉफ्ट टॉयज रखे हुए थे और पूरे रूम का कलर पिंक था। सृजन अपनी नम आंखों से उस रूम को देख रही थी क्योंकि जब वो शर्मा फैमिली में थी तो बचपन में उसके पास भी ऐसा ही रूम था। लेकिन ईरा के आने के बाद वो ईरा को मिल गया। क्या हुआ प्रिंसेस, क्या आपको ये रूम पसंद नहीं आया? शेखर जी पूछते हैं। नहीं बाबा सा, ये रूम बहुत सुंदर हैं। सृजन कहती है। ठीक है तो आप फ्रेश हो जाइए, तब तक हम नीचे जाते हैं, शेखर जी कहते हैं। ठीक है बाबा सा, सृजन कहती है। शेखर जी नीचे जाते हैं तो वंश हॉल में ही बैठा हुआ था। वैसे वंश बाबू, हमारे साहबजादा कहाँ है? शेखर जी पूछते हैं। हम यहीं हैं बाबा सा। क्या हमारी प्रिंसेस आ गया? एक लड़का आते हुए कहता है।
जी नवाब साहब, आपकी बहन वापस आ गई है और आप कहाँ थे अब तक? वो लड़का कुछ बोलता उससे पहले ही सुधांशु बोल पड़ता है। समीर भाई साहब, आपको पता है डिडू की आइज़ न बिल्कुल आपके ही तरह है। जी है, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि हमारे विलेन विनाश के दोस्त समीर राठौर थे। अच्छा, क्या आप उनसे मिले? समीर उसे गोद में उठाते हुए पूछता है। मैंने तो उन्हें हग भी किया और उन्होंने मुझे चॉकलेट भी दिया, ये देखो। सुधांशु उसे दिखाते हुए कहता है। वैसे तुझे मेरी बहन कहाँ मिल गई? समीर वंश से पूछता है। तू कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा है क्या? तू भूल गया कि मैं कौन हूँ? अगर भूल गया है तो मैं तुझे याद दिल देता हूँ कि मेरा नाम वंश सिर्फ मेरे घरवालों के लिए है, जबकि दुनिया के लिए मेरा नाम द विनाश वंधवा है, जिसे ये दुनिया विलेन का टैग देती है। जी बिल्कुल, हमारे विलेन का नाम वंश सिर्फ घरवाले ही जानते हैं, वो भी उसके करीबी, जिसे वो इजाज़त देता है। गाइज, अब आप सब कंफ्यूज्ड मत होना, अगर मैं विनाश को वंश कहूँगी तो ये नाम बस कुछ टाइम तक ही चलेगा। वैसे मेरी प्रिंसेस है कहाँ? समीर पूछता है। वो अपने रूम में है, सुधांशु कहता है। वैसे आप इतने वक्त से थे कहाँ? इस बार राघवेंद्र जी पूछते हैं। दादा हुक्म पूछिए मत, अगर मैं कहाँ था और क्यों था आपको पता चला ना तो आप खुशी से नाचने लगेंगे। समीर कहता है। अच्छा तो बताए हमें, गायत्री जी कहती है। दादी हुक्म, आपको पता है ममता बुआ सा को होश आ गया है और उनका खोया हुआ बेटा भी मिल गया है। समीर एक्साइटेड होते हुए कहता है। अच्छा, ममता को होश आ गया है? शेखर जी कहते हैं। अचानक ही उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने क्या बोला। वॉट? समी तू सही कह रहा है, शेखर जी कहते हैं। जी बाबा सा, हम सच कह रहे हैं, आप चाहें तो विनाश से पूछ सकते हैं। वंश क्या ये सही कह रहा है? संजय जी पूछते हैं। जी काका सा, समीर सही कह रहा है। कुछ दिन अभी से 15 दिन पहले ही उनको होश आया है और उसके 2 दिन बाद हमें पता चला कि उनका बेटा जो खोया हुआ था वो भी मिल गया है, विनाश कहता है। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है और इस बात पर तो हमें पार्टी रखनी चाहिए, राघवेंद्र जी कहते हैं। बिल्कुल पापा सा, लेकिन हम क्या कह रहे थे कि प्रिंसेस इतने सालों बाद घर में आई है और उनके साथ साथ हमें और भी खुशियां मिली है, तो क्यों ना हम पहले उनकी नज़र उतारने के लिए पूजा कर रख दें, उसके बाद पार्टी करेंगे। स्वरा जी किचन से बाहर आते हुए कहती हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही कही बड़ी बहू, हम कल ही महापंडित जी को बुला लेते हैं और शेखर जी आप जाए और जाकर अपनी बहन और भांजे को लाने की व्यवस्था करिए। राघवेंद्र जी कहते हैं। जी पापा सा, हम अभी उनसे बात करते हैं, शेखर जी कहते हैं। आपको बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है मामूसा, हम खुद ही यहाँ चले आए हैं, समृद्ध अंदर आते हुए कहता है। समृद्ध आप कब आए और अकेले ही आए, बाकी के लोग कहाँ हैं? राघवेंद्र जी पूछते हैं। हम यहाँ हैं पापा सा, ममता जी सुजॉय के साथ अंदर आते हुए कहती हैं। उन तीनों को देखकर राघवेंद्र जी के साथ साथ सभी के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो तीनों एक एक करके सभी के पैर छूते हैं और उनके गले लगते हैं। समृद्ध, ये सुजॉय है ना? राघवेंद्र जी पूछते हैं। समृद्ध बस हाँ में सर हिला देता है। वैसे माँ सा, प्रिंसेस अभी तक नीचे क्यों नहीं आए? वो क्या कर रही हैं? समीर पूछता है। आप खुद जाकर देख लीजिए कुंवर सा, स्वरा जी चाय की कप सभी को देते हुए कहती हैं। समीर तुरंत भागते हुए लिफ्ट के तरफ जाता है और थोड़ी ही देर में 4th फ्लोर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। प्रिंसेस सभी के मुंह से एक साथ आवाज़ निकलती है। वहीं सृजन गुस्से में 4th फ्लोर से नीचे देखते हुए चिल्लाती है, बाबा सा, इस बैलगाम, बैलबुद्धि, घमंडी, अगडू इंसान को यहाँ किसने आने दिया? और अगर ये यहाँ आ भी गया है तो इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में घुसने की? सृजन के इस तरीके से बात करने से सभी हैरान हो जाते हैं। वही उसे देखकर सुजॉय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो चुपचाप वहां से उठकर लिफ्ट के जरिए 4th फ्लोर पर चला जाता है। मैंने आपको ढूंढ लिया, अचानक ही वो सृजन के पीछे जाकर बोलता है। एक जानी पहचानी आवाज़ सुनकर सृजन जब पीछे देखती है तो उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। देखो, मुझे पता है कि आप हकीकत में यहाँ नहीं हो, आपने मुझे बचपन से अपनी बेटी की तरह पाला है न, इसलिए मुझे आपको उसी आदत लग गई है और आप मुझे हर जगह देख रहे हो, लेकिन हकीकत में तो अब मैं आपको हक से भाइयों नहीं बोल सकती ना, सृजन रोते हुए कहती है। सुजॉय अचानक से उसे गले लगा लेता है और उसके सर को सहलाते हुए कहता है, डोंट क्राई बच्चा, मैं सबसे पहले आपका जॉय भाई हूँ, उसके बाद ही मैं किसी का कुछ हूँ, लेकिन मैं आपसे नाराज हूँ, आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाए, मेरी याददाश्त चली गई तो क्या हुआ, आप मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती हो? सुजॉय कहता है। नीचे से घरवाले उसे हैरानी से देख रहे थे सिवाय समृद्ध और विनाश के। क्या सुजॉय प्रिंसेस को पहले से जानता है? अब सभी के मन में यही सवाल था। तभी समीर वहां आ जाता है और कहता है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम मेरी बहन हो। वॉट बहन, वो भी तुम्हारी? क्या यहाँ कोई मजाक चल रहा है? बाबा सा, आप इस बेलगाम घोड़े को यहाँ से बाहर निकालिए वरना मेरे हाथों इसका खून हो जाएगा, सृजन चिल्लाते हुए कहती है। आगे की कहानी के लिए बने रहे हमारे साथ। आखिर क्या होगा जब सृजन को पता चलेगा कि वंश ही विनाश है, और आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। 25 सृजन और स्वयं की बातें।
बाबा सा आप हमारी बातें सुन रहे हैं। इस एकदू इंसान को यहाँ से निकालिए, सृजन ऊपर से चिल्लाते हुए कहती है। नीचे सभी उन्हें बस हैरानी से देख रहे थे। बाबा सा इस दुनिया में कोई और लड़की नहीं मिली मेरी प्रिंसेस बनाने के लिए। और ब्रो तुझे कोई और नहीं मिली जो इस नमूने को उठा कर ले आया मेरी बहन बनाने के लिए, समीर भी ऊपर से चिल्लाते हुए कहता है। बाबा सा हम आपसे आखिरी बार कह रहे हैं, अगर इस इंसान को मेरे सामने से नहीं हटाया ना तो मैं सच में इसका सर फोड़ दूंगी। सृजन इरिटेट होते हुए कहती है। क्या ये दोनों पहले एक दूसरे से मिल चुके हैं? एक बार फिर से सभी सोचने लगते हैं। वहीं सृजन के आंखों में आंसू निकलने लगता है। भाइयों ये सच में मुझे इरिटेट कर रहा है। आपको पता है ये हमें कॉलेज में भी परेशान किया था, सृजन सुजॉय के गले लगाकर कहती है। उसे रोता देख सुजॉय को गुस्सा आने लगता है। वो उसे गले लगाकर समीर को घूरने लगता है। बेचारा समीर को कुछ कहना नहीं बन रहा था क्योंकि ऊपर सुजॉय और नीचे उसकी फैमिली। सुजॉय सृजन को लेकर नीचे जाता है। सृजन ने इस वक्त एक प्यारी सी कुर्ता पायजामा पहनी हुई थी जो हल्का ग्रीन कलर का था। उसके साथ उसने बालों को खुला करके रखा था। इसके अलावा उसने कोई मेकअप नहीं किया था। उसकी नेचुरल ब्यूटी देखकर सिद्धांशी और शिविका तो जैसे जल गई थी। ऐसा नहीं था कि वो दोनों सुंदर नहीं थी, लेकिन अपने सुंदरता को निखारने के लिए उन्होंने मेकअप किया था, जबकि सृजन बिना किसी मेकअप के उनसे ज़्यादा सुंदर लग रही थी। दीदी ये सृजन इतनी खूबसूरत सच में है या फिर झूठ मूठ की? कहीं उसने सर्जरी तो नहीं करवाया है? शिविका बोलती है। सिद्धांशी कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसकी नज़र अभी विनाश पर टिकी हुई थी। लाडो आप मेरे पास आकर बैठिए, हमें आपसे कुछ बातें करनी है, राघवेंद्र जी कहते हैं। सृजन जाकर उनके पास बैठ जाती है। लाडो इनसे मिलिए, ये है आपकी बुआ सा। ममता जी को देखते ही सृजन के आंखों से आंसू आने लगते हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए उनके गले लग जाती है। ये आपके बड़े भाई सा समृद्ध रावत, और ये आपके छोटे भाई सा सुजॉय रावत। राघवेंद्र जी कहते हैं। इन्हें हमसे इंट्रो करवाने को कोई ज़रूरत नहीं है नाना जी, हम पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं और सुजॉय ने तो अपना पूरा बचपन इनके साथ बिताया है। ये हमारे लिए हमारी बहन नहीं बल्कि बेटी हैं, समृद्ध कहता है। मतलब कि हमारी प्रिंसेस और सुजॉय दोनों ही एक साथ थे बचपन में। लेकिन कैसे? गायत्री जी पूछती है। बड़ी लंबी कहानी से मासा बाद में सुन लीजिएगा। वैसे लाडो आप क्या अपने समीर भाई सा को जानती हैं? गायत्री जी पूछती हैं। दादी सा इस इंसान को मेरा भाई न कहिए तो अच्छा है। आपको पता है ये इंसान कॉलेज में मुझे कितना परेशान करता है। एक दिन तो इसने मुझे लाइब्रेरी में बंद कर दिया था अपने उस साइलेंट फ्रेंड के साथ। और आपको पता है वो इंसान कितना डरवाना था। अगर रीत नहीं होती न तो सच में मैं तो हार्ट अटैक से ही मर जाती। सृजन बेचारी सी शक्ल बनाकर कहती हैं। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी समीर, अपने प्रिंसेस के साथ ऐसा किया। शेखर जी गुस्से से घूरते हुए कहते हैं। नहीं नहीं बाबा सा, वो तो हम इनसे थोड़ा प्रैंक कर रहे थे। आपको पता है जब पहली बार मैं इनसे कॉलेज में मिला था न तो इनकी आंखें देखकर मुझे अपनेपन वाली फीलिंग आती थी, तो बस इसलिए मैं इन्हें थोड़ा परेशान कर लेता था। आप चाहे तो वंश से पूछ सकते हैं, समीर कहता है। अभी कोई कुछ कहता उससे पहले कि वहाँ कई सारे बॉडीगार्ड आ जाते हैं। वो सभी बॉडीगार्ड अलग अलग लोगों के होते हैं। सभी के हाथों में गिफ्ट बॉक्स होता है। अरे भाई तुम लोग खड़े क्यों हो, प्रिंसेस को गिफ्ट दो, राघवेंद्र जी कहते हैं। कुछ ही देर में वहाँ गिफ्ट की बाजार लग जाती है। इतने सारे गिफ्ट को देखकर सृजन के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वहीं दोनों बहनों के चेहरे पर एक जेल्स के भाव आ जाते हैं। अब बहुत ही गया आप सभी का। चलिए मेरी बेटी को भूख लगी है, पहले उसे खाने दीजिए। देख नहीं रहे ये कितनी दुबली है? स्वरा जी सृजन को अपने साथ ले जाते हुए कहती हैं। डाइनिंग टेबल पर थोड़ी ही देर में सभी बैठे होते हैं। सभी अपने खाने में बिजी थे, जबकि स्वयं सृजन को देख रहा था। जब सृजन को फील होता है कि कोई उसे देख रहा है तो वो अपनी नज़रें उठाकर उस तरफ देखती है। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, और ये कभी हंसते नहीं क्या जो समृद्ध भाई और मेरे विलेन के साथ जैसे सडूसी शक्ल बनाए हुए हैं। प्रिंसेस आप खा रही है, ये कुछ सोच रही है? स्वरा जी पूछती है। नहीं मासा हम कुछ नहीं सोच रहे, आप खिलाए मुझे, सृजन कहती है। खाना खत्म करके सभी एक बार फिर से हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं और कल के पूजा के लिए बात करने लगते हैं। मासा क्या हम गार्डन में जाएं? मुझे मेरी फ्रेंड को बताना भी है, वरना वो मेरे बारे में सोच सोच कर परेशान हो जाएगी। सृजन कहती है। बेटा आप एक काम करिए, कल के पूजा में आप उन्हें भी इनवाइट कर लीजिए, ऐसे में हमें भी मौका मिलेगा आपकी फ्रेंड से मिलने का, गायत्री जी कहती है। जी दादी सा बोलकर सृजन वहाँ से चली जाती है। वो गार्डन में बैठी हुई थी कि उसे फील होता है कि उसके पीछे खड़ा है। वो पलटकर देखती है तो वहाँ स्वयं होता है। स्वयं भाई सा आप आइए बैठिए, सृजन एक स्माइल के साथ कहती है। स्वयं झिझकते हुए उसके पास बैठ जाता है। क्या बात है, आपको कुछ बोलना है मुझसे? सृजन प्यार से बोलती है।
क्योंकि पिछले जन्म में उसने सुना था कि राठौर खानदान का एक बेटा सबसे ज्यादा डरपोक है और इस कारण उसे उसके घरवाले पसंद नहीं करते थे, और इन्हीं कारणों से उसने सुसाइड कर लिया था। क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ? स्वयं धीरे से पूछता है। श्योर, सृजन कहती है। स्वयं के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो धीरे से सृजन के गालों को पिंच करता है। ऐसे वो की बार करता है क्योंकि सृजन के साथ गाल काफी सॉफ्ट थे। वाह, तुम्हारी चिक्स तो एकदम सॉफ्ट है, किसी कॉटन के जैसे, स्वयं बोलता है। वो तो है, आखिर हम बहन किसकी है? आपको पता है आप कितने हैंडसम हो? सृजन पूछती है। आपसे किसने कहा कि हम हैंडसम हैं? क्या आपको ये नहीं दिखता कि हम चश्मा पहनते हैं और इससे हम कितने गंदे दिखते हैं? स्वयं कहता है। ये आपसे किसने कहा कि आप गंदे दिखते हैं? मुझे तो आप मेरे सभी भाइयों से ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हैं। वैसे हम आपसे नाराज भी हैं, सृजन एक्टिंग करते हुए कहती है। आप मुझसे नाराज क्यों हैं? हमने तो कुछ किया भी नहीं, स्वयं कहता है। वही तो, अंदर सभी ने मुझे गिफ्ट दिया लेकिन आपने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया, इस कारण हम आपसे नाराज हैं। सृजन कहती है, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम आपको कोई गिफ्ट दे सकें, और घर से भी मुझे सबसे कम पॉकेट मनी मिलती है क्योंकि मैं अच्छा नहीं हूं ना। स्वयं कहता है। आपको एक सीक्रेट बताऊं? सृजन उसके कान में कहती है। सीक्रेट? स्वयं के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। हाँ बताओ, वो अपना सर हिलाते हुए कहता है। आपको पता है अंदर जितने लोगों ने मुझे गिफ्ट दिया ना, उसमें से मुझे कुछ पसंद नहीं आया क्योंकि मुझे महंगी गिफ्ट अच्छी नहीं लगती है, सृजन कहती है। आप मुझे मेरी पसंद का गिफ्ट दे सकते हो, सृजन कहती है, लेकिन मैं तो किसी को नॉर्मल होटल में खुद का खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकता, स्वयं लाचारगी में अपना सर हिलाते हुए कहता है। आप सच में मुझे पार्टी दे सकते हो? आपको पता है मुझे न स्टॉल वाला खाना बहुत पसंद है, तो क्यों ना हम वहीं खाने चले, इससे आप मेरा गिफ्ट भी दे सकते हैं, सृजन कहती है। लेकिन हम बाहर नहीं जा सकते, आपको पता है मैं तो कभी इस हवेली से बाहर अपना कदम भी नहीं रखता, फिर मैं बाहर कैसे जाऊंगा? स्वयं कहता है। वो सब आप मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी, आप बस रेडी रहना, रात को हम दोनों चलेंगे। ठीक है, सृजन धीरे से कहती है। स्वयं हाँ में सर हिलाता है। डिडू, क्या आप दोनों अकेले ही जाओगी, मुझे नहीं लेकर जाओगी? पीछे से सुधांशु पूछता है। आपको भला हम कैसे भूल सकते हैं, आप भी हमारे साथ चलेंगे, लेकिन ये सीक्रेट है, आप इसके बारे में किसी को नहीं बताना। सृजन उसे गोद में लेते हुए कहती है। डन, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे, सुधांशु कहता है। आज के लिए इतना ही। क्या रंग लाएगी सृजन का राठौर फैमिली में आना, और क्या वो स्वयं को सही कर पाएगी, और क्या होगा विलेन का? क्या उनकी जोड़ी बनेंगी या फिर उनकी साइलेंट लव स्टोरी ही रहेगी? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, और आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू। 26 आधी रात को घर से बाहर। रात के 10 बजे स्वयं अपने रूम में बेचैनी से टहल रहा था क्योंकि सृजन ने उसे अपने साथ ले जाने का वादा किया था। वहीं सृजन के रूम में इस वक्त सृजन और सुधांशु जगे हुए थे। डिडू, आपने लाइट क्यों ऑफ की? सुधांशु पूछता है। क्योंकि बेबी, अगर किसी को पता चला कि हम दोनों इतनी रात तक जगे हुए हैं तो सभी लोग हमारे कमरे में आ जाएंगे, और फिर हमने जो प्लान किया है न बाहर जाने की, वो भी नहीं जा पाएंगे। क्या आप ऐसा चाहते हो? सृजन उसे प्यार से समझते हुए बोलती है। बिल्कुल भी नहीं, लेकिन डिडू हम जाएंगे कब? सुधांशु दोबारा पूछता है। थोड़ी देर में आप रुको, इतना बोलकर सृजन अपने क्लोजेट को चेक करती है तो उसमें उसे एक स्वेटर मिलता है जो सृजन में टाइट फिटिंग होता। वो स्वेटर लेकर वो सुधांशु को पहनाती है। डिडू, आप मुझे अपनी स्वेटर क्यों पहना रही हो? वो पूछता है। बेबी, हम बाहर जा रहे हैं ना, और बाहर कितनी ठंड है, और अगर ऐसे में हम बिना स्वेटर के जाएंगे तो हमें ठंड लग जाएगी और फिर हमें मम्मा के हाथ का बना कड़वा काढ़ा पीना पड़ेगा। सृजन खुद स्वेटर पहनते हुए कहती है। दोनों भाई बहन रेडी होकर दबे पांव सेकंड फ्लोर पर जाते हैं। वहां सृजन सुधांशु के हेल्प से स्वयं के रूम में जाती है। वो धीरे से दरवाजा नॉक करती है तो स्वयं दरवाजा खोलता है। वो कुछ बोलता उससे पहले ही सृजन उसके रूम में घुस जाती है। चुप चुप स्वयं भाई, आपके बोलने से सभी लोग जग जाएंगे। आप रेडी हो? सृजन बोलती है। हाँ डॉल, मैं तो एकदम रेडी हूँ, चलें, स्वयं कहता है। तीनों भाई बहन धीरे धीरे सीढ़ियों से होते हुए नीचे आते हैं और पीछे के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। अब हम कैसे जाएंगे? स्वयं पूछता है। एक मिनट, आपको पता है यहाँ गैराज कहाँ है? सृजन पूछती है। हाँ मुझे पता है, सुधांशु कहता है। ओके तो चलो, सृजन कहती है और तीनों उधर चल पड़ते हैं। तीनों भाई बहन गैराज में जाकर कुछ ढूंढने लगते हैं। अचानक सृजन की नज़र वहां खड़ी एक बाइक पर पड़ती है। मिल गई, सृजन अपनी आंखों में चमक लेते हुए कहती है। चले। तीनों उस बाइक को धक्का देते हुए पीछे के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। चलो आज सृजन के साथ बाइक राइडिंग के लिए रेडी हो जाओ, सृजन बाइक पर बैठते हुए कहती है।
स्वयं सुधांशु को लेकर पीछे बैठ जाता है और तीनों भाई बहन वहां से निकल जाते हैं। जैसे जैसे रास्ते बीत रहे थे वैसे वैसे स्वयं और सुधांशु के चेहरे पर एक स्माइल आने लगती है। वाओ डिडू, ये सब कितना ब्यूटीफुल है, इतनी सुंदर नज़रें मैंने आज तक नहीं देखा, सुधांशु बोलता है। स्वयं भी उसके बातों पर सहमति जताते हुए बुझे मन से कहता है, हाँ डॉल, आज तुम्हारी वजह से हम घर से ही बाहर निकलकर इधर घूमने आए हैं, वरना आज तक तो हम स्कूल भी नहीं गए हैं। कोई बात नहीं भाई, अब मैं आ गई हूँ न, अब से आप वो सारे काम करेंगे जो आपने कभी नहीं किया। सृजन बाइक को एक स्टॉल के साइड में रोकते हुए कहती है। तीनों नीचे उतरते हैं और स्टॉल के पास खड़े हो जाते हैं। काका ज़रा 3 प्लेट चाट लगाना, वो भी स्पेशल वाला, सृजन स्टॉल वाले से कहती है। अरे सृजन बिटिया, बड़े दिन बाद आए हो, कहाँ चली गई थी, स्टॉल वाला पूछता है। काका हम नाना जी के गांव चले गए थे और अभी हम अपने असली फैमिली के पास रह रहे हैं, सृजन एक स्माइल के साथ कहती है। अच्छा, मैं तो पहले ही कहता था, आप शर्मा फैमिली की नहीं बल्कि किसी बड़े फैमिली की बेटी है। अच्छा हुआ आप अपनी रियल फैमिली के पास पहुंच गई, अब मैं भी निश्चिंत हो गया। ये लीजिए आपकी स्पेशल चाट, स्टॉल वाला देते हुए कहता है। वैसे ये दोनों कौन है, स्टॉल वाला पूछता है। काका ये मेरे बड़े भाई है स्वयं सिंह राठौर और ये मेरा छोटा भाई सुधांशु सिंह राठौर, सृजन कहती है। अच्छा तो आप राठौर फैमिली की प्रिंसेस बन गई हो, स्टॉल वाला कहता है। हाँ काका, वैसे किट्टू कहाँ है, कॉलेज भी नहीं आ रही है, सृजन कहती है। वो बेटा अब कॉलेज नहीं जाएगी, हमने पूछा भी तो उसने मुझे कुछ बताया भी नहीं, स्टॉल वाले काका उदास होकर कहते हैं। कि नहीं काका, कल आप उसे राठौर विला लेकर आ जाएंगे। वो क्या है न, कल वहाँ पूजा होने वाली है और फिर परसों पार्टी है, तो रीति भी आ रही है, आप उसे भी लेकर आइएगा, सृजन कहती है। ये क्या बोल रही हो बिटिया, कहाँ आप और कहाँ हम, ये तो वही कहावत हो गई ना, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, हम सब कैसे आ सकते हैं, काका कहते हैं। बिल्कुल भी नहीं काका, आप आ रहे हैं मतलब आ रहे हैं, मैं कुछ नहीं जानती, और हाँ काकी माँ से कहकर मेरे लिए लड्डू बनवा कर लाइएगा। वैसे तो काकी माँ कल नानू नानी के साथ आएंगी ही, आप किट्टू को लेकर आइएगा, सृजन कहती है। अच्छा अच्छा बाबा, हम समझ गए, हम जरूर आएंगे, काका कहते हैं। तीनों भाई बहन वहां से आगे बढ़ जाते हैं और एक स्टॉल के पास खड़ा होकर कॉटन कैंडी खाते हैं और ऐसे करके वो तीनों खूब मस्ती करते हैं। वो तीनों वहां से बीच के किनारे चले जाते हैं। चलो आज हम पूरे रात यहाँ मस्ती करेंगे, सृजन कहती है। वो दोनों भाई वहां खूब मस्ती करते हैं और वही सृजन उनकी ढेर सारे तस्वीर निकालती है। उन दोनों को देखते हुए कहती है, जो आपका है वो आप दोनों को जरूर मिलेगा, क्योंकि हमें पता है इस फैमिली में जो दिख रहा है वो सच नहीं है। सीनियर राठौर मुझसे प्यार करते हैं क्योंकि उनकी सारी प्रॉपर्टी के अकेले आधे हिस्से की मैं मालकिन हूँ। मेरे मॉम डैड मुझसे प्यार करते हैं निस्वार्थ, जिसमें भाई और बेबी भी शामिल है। वहीं मिस्टर संजय प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें अपने बच्चों से कोई लगाव नहीं है। आखिर मिस्टर राठौर ने उनकी शादी बिना मर्जी के की है। कोई नहीं, अब मैं आ गई हूँ, न सबको सही कर दूंगी, सृजन कहती है। उन सभी को घूमते हुए रात के 2 बज जाता है। भाई अब हम चलें, सृजन कहती है। हाँ चलो, स्वयं बोलता है। वैसे स्वयं भाई क्या आप बाइक राइड करना चाहेंगे, सृजन पूछती है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे ये सब करने नहीं आता है, स्वयं कहता है। कोई बात नहीं, मैं हूं न, मैं आपको सिखा दूंगी, तब आप राइड करोगे ना, सृजन कहती है। हाँ बिल्कुल, स्वयं कहता है। सृजन बाइक राइड करती है और लगभग 1 घंटे बाद तीनों वापस राठौर विला आ जाते हैं। तीनों वापस से पीछे के रास्ते अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सृजन रूम में आकर खुद को गर्म कपड़े से आज़ाद करती है और सुधांशु को भी और बेड पर लेट जाती है। इससे बेखबर कि उस अंधेरे रूम में किसी की ग्रीन आंखें लगातार उसे घूर रही है। नॉट बैड टाइग्रेस, तुम एक तो बिना किसी को बताए आधी रात को घर से गायब हो गई और आई तो तुम्हें यह भी याद नहीं रहा कि कोई दूसरा इंसान भी मौजूद है यहाँ। जी हाँ, ये कोई नहीं, हमारे विनाश बाबू थे जो सृजन के जाने के जस्ट बाद ही उसके रूम में आए थे और उसे ढूंढते हुए यहीं सो गए थे। 27 विनाश सृजन के रूम में, और सभी का स्वयं पर गुस्सा। इससे बेखबर सृजन अपने रूम में सो जाती है, जबकि उसी रूम में सोफे पर बैठे विनाश उसे घूर रहा था। वो एक डेविल स्माइल के साथ अपनी जगह से उठता है और जाकर सृजन के बगल में बैठ जाता है। वो लगातार अपनी प्यार भरी नज़रों से सृजन को देख रहा था। जानती हो टाइग्रेस, तुम्हारे लिए मैंने अपना एक जन्म पार करके आया हूं और इस बार मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, उसके लिए भले मुझे तुम्हें कैद करना पड़े। इतना कहकर विनाश अपना हाथ सृजन के चेहरे पर हल्का सा घुमाता है। उसकी उंगलियां जाकर सृजन के होठों पर रुक जाती है। वो अपनी उंगलियों को उनके होठों पर चलाने लगता है। वहीं हमारी सृजन जो थक के तुरंत सो गई थी, वो अभी एक सपना देख रही थी और इसी चक्कर में उसने झटके से विनाश की उंगलियों को अपने मुंह में डाल देती है और उसे लॉलीपॉप के जैसे सक करने लगती है।
उसकी ये हरकत देखकर विनाश अपनी जगह पर जम जाता है। वो तुरंत ही होश में आता है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल तैर जाती है। मुझे ये नहीं पता था टाइग्रेस कि तुम्हें लॉलीपॉप इतनी पसंद है कि तुम बस किसी चीज़ों को उसे समझकर शक करने लगती हो। लेकिन अचानक ही विनाश की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। अगर उस दिन मेरी जगह पर कोई और होता तो, और आज मेरी उंगलियों की जगह किसी के होठों होते तो। नहीं नहीं टाइग्रेस, तुम्हें अपनी ये आदत बदलनी होगी। मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता है। वो धीरे धीरे अपनी उंगलियां उसके मुंह से बाहर निकालता है और अपनी उंगली को देखने लगता है। उसकी पूरी उंगली रेड रेड हो गई थी। विनाश एक स्माइल के साथ अपनी उंगलियों को अपने मुंह में डाल लेता है। ये तो बस उंगली है टाइग्रेस, बहुत जल्दी कुछ और होगा मेरे मुंह में और उस वक्त तुम सोई नहीं जगी होगी और तुम्हारे मुंह से मेरे नाम की मौन। कितना हसीन होगी वो वक्त, विनाश अपने मन में कहता है। वो हल्का सा झुककर उसके माथे पर किस करता है और फिर अपनी उंगलियों को मुंह में डालकर वहां से निकल जाता है। अगली सुबह पूरी फैमिली सृजन के कमरे में मौजूद थी और उसकी हरकत देख रही थी। सृजन नींद में ही अपनी उंगलियों को लॉलीपॉप समझकर उसे सक कर रही थी, जिससे वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। वो अपनी उंगलियां बाहर निकालती है और नींद में ही कहती है, जॉय भैया, आप सच में अच्छे हो। आपको पता होता है कि मुझे लॉलीपॉप कितना पसंद है, इसलिए आपने मेरे लिए लेकर आए। सच में आप सबसे अच्छे हो। अभी भाई और अरू भाई से भी अच्छे। लेकिन वो तीनों इतने बुरे क्यों हैं? क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? वो मुझसे ज़्यादा ईरा से प्यार करते हैं। उनकी प्रिंसेस तो मैं हूं ना। अब से मैं भी उनसे बात नहीं करूंगी। मैं भी बता दूंगी अगर उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे भी उनकी ज़रूरत नहीं है। मैं अब कभी उनसे बात नहीं करूंगी सच्ची। सृजन के आंखों से आंसू गिरने लगता है। वहीं उसे रोता देख सभी के चेहरे पर टेंशन आ जाता है। सुजॉय तुरंत उसके पास जाता है और उसके हाथ को पकड़कर धीरे से कहता है, अब तुम्हें उनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है प्रिंसेस। अब आपके पास ढेर सारे भाई हैं जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ तुम्हें कोई हर्ट नहीं करेगा, डोंट वरी। उसके ऐसे कहने से सृजन धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। माहौल को देखते हुए स्वरा जी कहती हैं, आप सभी नीचे जाए, मैं प्रिंसेस को जगाकर रेडी करके आती हूँ। सभी उनके बातें मान जाते हैं और नीचे चले जाते हैं। स्वरा जी धीरे से सृजन के पास जाती है और उसके सर पर हाथ रखकर बोलती हैं, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, चलिए अब आप उठ जाए। सुबह हो गई है। उनके ऐसे प्यार से जगाने से सृजन अपनी आंखें खोलती है। मासा गुड मॉर्निंग वुड उन्हें हक करते हुए कहती है, चलिए अब आप जल्दी से रेडी हो जाए और मेरे कमरे में आइए, मुझे आपको कुछ देना है। स्वरा जी कहती हैं, जी मासा हम तुरंत आते हैं, सृजन कहती है और भागकर बाथरूम में चली जाती है। स्वरा जी अपना सर हिलाकर वहां से अपने रूम में चली जाती है। लगभग 1 घंटे बाद सृजन कुर्ता पायजामा पहने अपने गिले बालों को टॉवल में लपेटकर स्वरा जी के कमरे में जाने लगती है। लेकिन रास्ते में उसे स्वयं मिल जाता है। डॉल, आप कहाँ जा रही हो? स्वयं पूछता है। स्वयं भाई वो माँ के रूम में उनसे अपने बाल बनवाने। मुझे तो ये सब करने नहीं आता। सृजन कहती है, तुम मेरे रूम में चलो, मैं तुम्हारे बाल को बना दूंगा। स्वयं कहता है, सच्ची आपको बाल बनाने आते हैं? सृजन स्माइल के साथ पूछती है। चलो तो स्वयं उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं सिद्धांशी और शिविका को स्वयं का सृजन को अपने साथ ले जाना अच्छा नहीं लगता है और वो कहती है, शिवी ये सृजन हमारे डफर भाई के कुछ ज़्यादा क्लॉज नहीं हो रही है और हमारा डफर भाई भी, लगता है उन्हें टॉनिक दिलवाना पड़ेगा। सिद्धांशी कहती है। वो दोनों नीचे चली जाती है। वही स्वयं अपने रूम में जाकर सृजन को मिरर के पास बैठाता है और हेयर ड्रायर से उसके बालों को सुखाने लगता है। लगभग आधे घंटे बाद स्वयं उसके बालों का एक बहुत ही सुंदर स्टाइल बना देता है। सृजन जब खुद को मिरर में देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि स्वयं ने बहुत ही सुंदर हेयर स्टाइल बनाया था। वाह भाई, आप तो एकदम कमाल हो। इतनी सुंदर हेयर स्टाइल तो पार्लर वाली भी नहीं बना सकती जितनी सुंदर अपने बनाई है। दैट्स ग्रेट। सृजन एक्साइटमेंट में हक करते हुए कहती है। अचानक ही सृजन की नज़र उस रूम में लगे पेंटिंग पर पड़ी। वो एकदम से हैरान हो गई। वाह भाई, ये कितनी खूबसूरत पेंटिंग है, क्या इसे आपने बनाया है? सृजन पूछती है। स्वयं कुछ सोचने लगता है और फिर अपना सर हिला देता है। मतलब कि आपको पेंटिंग बनानी आती है? क्या आपने और भी पेंटिंग बनाई है? अगर हाँ तो प्लीज़ आप मुझे दिखाओ। सृजन कहती है। स्वयं उसका हाथ पकड़कर उसे अपने रूम में बने बुक सेल्फ के तरफ ले जाता है। वो वहां से एक बुक हटाता है तो सामने एक सीक्रेट रूम दिखाई देता है। वो उसके ऊपर अपनी उंगलियां चलाता है और तुरंत ही वो रूम ओपन हो जाता है। वो दोनों अंदर जाते हैं। स्वयं लाइट ऑन करता है तो सृजन की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि उस पूरे रूम में एक से बढ़कर एक पेंटिंग मौजूद थी। सभी के ऊपर साइड में स लिखा हुआ था। मतलब कि आप पेंटिंग बनाते हो? क्या ये बात अपने घर में किसी को बताई? सृजन पूछती है। नहीं, और प्लीज़ तुम भी उन्हें मत बताना वरना सभी लोग मुझसे गुस्सा होंगे। स्वयं कहता है।
मतलब कि इस पूरे घर में मैं सबसे लक्की हूँ कि आपने मुझे ये जानने दिया। वैसे स्वयं भाई, आप मुझसे बड़े हैं तो आपको पता होगा ना मैं बचपन में कैसी दिखती थी। क्या आप मेरी बचपन की तस्वीर बना सकते हैं? सृजन कहती है। स्वयं उसे एक तस्वीर के सामने ले जाता है और उसके ऊपर लगे पर्दे को हटा देता है। उसमें एक छोटी सी बच्ची की तस्वीर थी जो शायद एक दिन की थी। सृजन बस एकटक अपनी तस्वीर देख रही थी। उसके मन में क्या चल रहा था ये तो वही जाने। थोड़ी देर तक उस रूम में रहने के बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। वो रूम वापस से पहले जैसा हो जाता है। दोनों में से कोई कुछ कहता उससे पहले एक सर्वेंट आकर कहता है, स्वयं बाबा आपको बड़े हुकुम ने नीचे बुलाया है। इतना सुनकर स्वयं के माथे पर पसीना आने लगता है। सृजन उसे देखती है और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे शांत होने का इशारा करती है। दोनों वही बहन एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से नीचे के तरफ चल पड़ते हैं। नीचे हॉल में इस वक्त सभी घरवाले मौजूद थे। सामने सोफे पर राघवेंद्र जी गुस्से में बैठे हुए थे। सृजन और स्वयं के आते ही संजय जी आव न देखा तब सीधे स्वयं के गाल पर खींचकर एक थप्पड़ लगा देते हैं, जिसे देखकर सृजन की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। संजय जी दोबारा मारने के लिए हाथ उठाते हैं कि सृजन उनका हाथ पकड़ लेती है और गुस्से में घूरते हुए कहती है, डोंट डरे मिस्टर संजय राठौर। उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। ये आप क्या कर रही हैं प्रिंसेस? आप उनके साथ ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? राघवेंद्र जी प्यार से बोलते हैं। और वो कैसे मेरे भाई साहब के ऊपर हाथ उठा सकते हैं बिना किसी गलती के लिए? सृजन गुस्से से संजय जी को घूरते हुए कहती है। उनकी गलती है सृजन, तभी संजय जी उनके ऊपर हाथ उठाया। उनकी हिम्मत कैसे हुई आपको हट करने की? राघवेंद्र जी कहते हैं, मुझे और हट? सृजन अपनी आंखें छोटी करके पूछती है। हाँ प्रिंसेस, हमें पता चला कि स्वयं ने थोड़ी देर पहले आपके साथ बदतमीजी करने की, आपको हट करने की। संजय जी कहते हैं, ये बात आपसे किसने कही काका सा? सृजन पूछती है, हमें ये बात सिद्धांशी और शिविका से पता चला। संजय जी कहते हैं। ये सुनकर सृजन गुस्से से उन दोनों लड़कियों को घूरने लगती है। अच्छा, तो मिस सिद्धांशी और शिविका ने आपसे ये कहा कि स्वयं भाई ने मुझे हट करने की कोशिश की और अपने उनकी बातों का भरोसा भी कर लिया। आपने एक बार भी मुझसे पूछने की जुर्रत महसूस नहीं की? सृजन कहती है। ये आप क्या कह रही हो सृजन? हमने खुद अपनी आंखों से देखा, स्वयं भाई साहब ने जबरदस्ती आपको खींचते हुए अपने रूम में ले गए। सिद्धांशी कहती है, अच्छा तो जब आपने ये देखा तो आपने मेरी हेल्प क्यों नहीं की? क्या आप इंतजार कर रही थी कि कब स्वयं भाई मुझे हट करके उनके रूम से बाहर भेजे? सृजन गुस्से से घूरते हुए कहती है। उसके ऐसे घूरने से दोनों लड़कियां हैरान हो जाती हैं। स्वयं ये देखकर वहां से जाने लगता है, लेकिन सृजन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देती है। आप यहां से कहीं नहीं जाएंगे भाई साहब, वो भी तब तक जब तक कि ये लोग आपसे माफ़ी नहीं मांग लेते। सृजन कहती है, लेकिन डॉल मुझे इनसे कोई माफ़ी नहीं चाहिए, प्लीज़ तुम बात को बढ़ाओ मत, मुझे जाने दो। स्वयं कहता है, आप मुझ पर यकीन करते हो? सृजन पूछती है। स्वयं बस हाँ में सर हिलाता है। दादा हुकुम, स्वयं भाई साहब ने मुझे कोई चोट नहीं पहुंचाई। इनफैक्ट उन्होंने तो मुझे हट होने से बचाया। आपको पता है मेरे जीवन बाल हैं न, वो मुझसे नहीं सुलझते। इस हमेशा भाइयों ने सुलझाया, लेकिन आज आपको पता है, आज स्वयं भाई ने मेरी बालों को सुलझाया और देखिए इन्होंने कितनी सुंदर हेयर स्टाइल बनाया है। आपको पता है, इनके पास तो और ऐसे भी कई सारे गुण हैं। सृजन स्माइल के साथ चारों तरफ घूमते हुए कहती है। उसकी बातों से सभी का ध्यान सृजन के बालों पर जाता है। सच में उसकी हेयर स्टाइल बहुत ही सुंदर थी। आखिर क्या होगा आगे? क्या सोच रही है सृजन? क्या सभी लोग माफ़ी मांगेंगे? स्वयं से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। एंड प्लीज़ गाइज, लाइक कमेंट शेयर और रिव्यू जरूर करें। और आप सभी मेरी दूसरी नोवेल को भी पढ़ें और बताएं कि स्टोरी कैसी है। प्लीज़ अब देखते रहिए। अब से शर्मा फैमिली की बर्बादी के साथ रोमांस और सब कुछ देखने को मिलेगा। 28 सृजन का स्वयं के लिए स्टैंड और किस? सृजन के बातों से सभी का ध्यान उसके ऊपर जाता है। सच में आज उसका हेयर स्टाइल एकदम यूनिक थी। प्रिंसेस, इस हेयर स्टाइल में तो आप एकदम डॉल के जैसी लग रही हो। स्वरा जी कहती हैं, यस मॉम, स्वयं भाई साहब ने बनाए। सृजन चहकते हुए कहती है, लेकिन इन सब से ये तो नहीं बदलेगा न कि स्वयं ने आपको हट करने की कोशिश की। राघवेंद्र दादू कहते हैं, मैंने आपसे पहले भी कही और अब भी कह रही हूँ, भाई साहब ने मुझे कोई चोट नहीं पहुंचाई। इनफैक्ट इन्होंने तो मेरे प्रॉब्लम को सुलझाए। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप सभी मुझे अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। सृजन कहती है, अच्छा तो शायद हमें ही कोई गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि हमने देख तो लगा कि स्वयं भाई साहब जबरदस्ती आपको अपने साथ ले जा रहे हैं। वो पहले भी ऐसे कर चुके हैं, मुझे और शिवी को चोट पहुंचाकर। सिद्धांशी कहती है, मैं मान ही नहीं सकती कि स्वयं भाई साहब ने आपको चोट पहुंचाई हो, क्योंकि मैंने आज दिन में उनके बारे में अच्छी तरह से पता कर ली हूँ। अगर फिर भी आप सभी को लगता है कि ये गलत है तो मैं आपको पिछले एक सप्ताह के अंदर इन्हें इनोसेंट प्रूफ कर दूंगी।
उसके बाद आप सभी को इनसे अपने किए का माफ़ी मांगना होगा और इन्हें जो पसंद हो वो करने का छूट देगा। सृजन कहती है, अगर आपको इनके ऊपर भरोसा है तो यही सही, हम आपकी शर्त मंजूर है। राघवेंद्र जी कहते हैं। वहीं स्वयं और सुजॉय बिना पलक झपकाए सृजन को देखे जा रहे थे। वो दोनों चल के आगे आते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। ये देखकर समृद्ध और सुधांशु के साथ साथ समीर भी उसके गले लग जाता है। अरे क्या कर रहे हो आप लोग, मुझे दबाकर मारने का प्लान है क्या? सृजन सबको अलग करते हुए कहती है। उसकी बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। स्वयं भाई, आपने मेरे लिए बेस्ट हेयर स्टाइल बनाई, इसके लिए मैं आपको ट्रीट दूंगी, वो भी अपने हाथों का बना हुआ छोले भटूरे खिलाकर। सृजन कहती है, नो बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए हैं, तुम स्वयं को कुछ और खिलाओ। तुम उसे छोले भटूरे नहीं खिला सकती, सुजॉय कहता है। ओके, तो मैं स्वयं भाई की अपने हाथों का बना आलू पराठा के साथ साथ स्पेशल अदरक वाली चाय भी पिलाऊंगी। सृजन कहती है। स्वयं भाई, लेट्स गो। सृजन किचन के तरफ जाते हुए बोलती है। स्वयं उसके साथ किचन में चली जाता है। याद रखना नानू जो आपने कहा है, क्योंकि मेरी बच्चा ने जो कहा वो करके रहेगी। बरसों पहले मॉम से किए हुए वादा के लिए उसने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करके रखा। इनफैक्ट मेरे इलाज के लिए उसने अपनी जान जोखिम में तक डाल दी। मैं मेरी बहन के साथ हूँ। इतना बोलकर सुजॉय भी किचन में चला जाता है। उसके बाद सभी गार्डन में चले जाते हैं क्योंकि सर्दी के मौसम में धूप लेना भी जरूरी था। वहीं हॉल में सिद्धांशी और शिविका खड़ी थी। सिद्धि दी, क्या जो सृजन ने कहा वो सच होगा? शिविका कहती है, बिल्कुल नहीं, क्या तू भूल गई ये काम किसका है, बस शाम तक का इंतजार कर। सिद्धांशी कहती है। इधर किचन में सुजॉय और स्वयं मिलकर सृजन के साथ खाना बनाते हुए मस्ती कर रहे थे। लगभग आधे घंटे में उसने ढेर सारी आलू पराठा और चाय बना ली थी। उसने 2 कप अलग से चाय बनाई थी। वो नौकरों की हेल्प से सभी चीजें गार्डन में रखवा दी थी। मॉम, डैड, छोटे पापा, छोटी माँ, भाई, चलिए सभी लोग आ जाए, सृजन आवाज लगाते हुए कहती है। सभी लोग उठकर सृजन के पास चले जाते हैं। वाह प्रिंसेस, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, राघवेंद्र जी कहते हैं। आप टेस्ट करके देखिए दादा हुकुम। सृजन कहती है। नौकर सभी को चाय और पराठा देते हैं। जैसे ही वो चाय की कप स्वरा जी और सुधांशु को देने वाले थे, सृजन रोक देती है। उसके ऐसे करने से सभी उसके तरफ देखने लगते हैं। स्वरा जी के आंखों में आंसू भरने लगता है और सुधांशु को भी बुरा लगने लगता है। कोई कुछ कहता उससे पहले ही सृजन कहती है, दादा उसमें अदरक है और मासा की अदरक से एलर्जी है और अंशु को भी, तो आप उन्हें वो वाला कप दे जो अलग है, सृजन कहती है। उसके बातें सुनकर एक बार सभी फिर से हैरान हो जाते हैं और स्वरा जी के आंखों में आंसुओं के झरना बहने लगा। क्या हुआ मासा, आप रो क्यों रही है, सृजन पूछती है। हम रो नहीं रहे हैं लाडो, वो तो ये खुशी के आंसू हैं। वहीं माँ बेटी की बॉन्डिंग देखकर सभी को दिल की सुकून मिलता है। जैसे ही सभी चाय पीते हैं और पराठा खाते हैं, सृजन के चेहरे को देखने लगते हैं। लाडो, ये आपने बनाया है? गायत्री जी पूछती हैं। हाँ, क्या हुआ, आप लोगों को अच्छा नहीं लगा? सृजन पूछती है। मतलब आपने ये सब इतनी देर में बनाए और वो भी सबके पसंद का? गायत्री जी ने कहा, हाँ दादी हुकुम, ये सब मैं स्वयं भाई के हेल्प से बनाई है। उन्होंने ही मुझे बताया कि इस घर में किसको किस चीज़ से एलर्जी है, इसलिए मैंने ये ध्यान रखकर बनाया है, सृजन कहती है। तभी वहाँ समीर और विनाश आते हैं। क्या बात है, सभी अकेले अकेले खा रहे हैं, कोई हमें भी पूछ लो भाई। ये कहते हुए समीर उनके पास बैठ जाता है। पराठा डॉट वाओ, मैं अभी खाऊंगा। ये कहते हुए जैसे ही वो पराठा लेने के लिए हाथ बढ़ाने वाले थे कि सृजन झट से चिल्लाती है, नो नो, आप दोनों ये नहीं खा सकते। लेकिन क्यों, समीर पूछता है। समी भाई, पराठे में घी है और इसमें रेड चिली के साथ इलायची भी है, जिसे आप दोनों नहीं खा सकते, सृजन कहती है। दरअसल सृजन को याद था अपने पिछले जन्म में कि कैसे उसने कॉलेज में गुस्से से समीर और विनाश के खाने में रेड चिली ऐड कर दी थी और उसमें ढेर सारा घी भी लगा दिया था, जिसे खाने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई थी। फिर मासा, क्या आपने मेरे और वंश के लिए कुछ नहीं बनाया? समीर पूछता है। बना है ना, आप दोनों किचन में चली जाए, वहीं रखा हुआ है। फिर वो नौकर के तरफ देखते हुए कहती है, दादा आप जाए और अपने ब्रेकफास्ट कर लीजिए, मैंने आप सभी का ब्रेकफास्ट किचन में ही रखा है, जल्दी जाए वरना वो ठंडा हो जाएगा। सृजन कहती है। वो दोनों अपना सर झटकते हुए वहां से चले जाते हैं। मासा, मैंने पंडित जी से बात कर ली है, उन्होंने बताया है कि कल सुबह का मुहूर्त अच्छा है पूजा के लिए और ये पूजा हमारे घर के कुल मंदिर में हो तो ज़्यादा अच्छा है, शेखर जी कहते हैं। सृजन का फ़ोन बजने लगता है तो वो बात करते हुए घर के अंदर चली जाती है। इधर किचन में समीर विनाश को टीज करते हुए कहता है, वैसे ये बता कि तुझे तेरी टाइग्रेस मिली कि नहीं? अगर नहीं मिली तो कोई नहीं, मैं मेरी बहन की शादी तुझसे करवाने के लिए रेडी हूँ। आफ्टर ऑल वो है ही इतनी प्यारी। बिल्कुल नहीं, मुझे तेरी दोनों बहनों में से किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
सिवाय मेरी टाइग्रेस के, और तुझे पता है वो कौन है? विनाश कहता है। कौन है? समीर आईब्रो उचकाते हुए पूछता है। मेरी टाइग्रेस तेरी बहन है, तेरी सगी बहन। सृजन जानता है वो वही है जिसके लिए मैं विलेन बना, वो वही है जिसने मुझे दर्द में जीना सिखाया और जैसे को तैसा करना सिखाया। मैं कभी नहीं भूल सकता कि एक 6 साल की बच्ची ने 11 साल के लड़के को बचाया था। विनाश स्माइल करते हुए कहता है। लेकिन तू इतना शो कैसे है कि ये वही है? समीर पूछता है। क्योंकि उसकी आंखें, तुझे पता है मैंने कहा था कि वो अपनी आंखें कभी न छुपाए, क्योंकि वो पहली बार था जब उसकी माँ के अलावा उसकी रियल आंख देखने वाला इंसान मैं था। विनाश कहता है। मतलब कि तू बचपन से ही जानता है? समीर कहता है। हाँ। विनाश बस अपना सर हिलाता है। तेरी और उसकी शादी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सृजन के इस दुनिया में आने से पहले ही दादू ने उसकी शादी तय कर दी थी। वो हमारी दूर की बुआ जो है न, उनके ननद के बेटे से। समीर कहता है। कोशिश भी मत करना, क्योंकि टाइग्रेस सिर्फ और सिर्फ उसके विलेन की है, और उसे हमसे को दूर नहीं कर सकता, खुद भगवान भी नहीं। समझा? विनाश गुस्से से घूरते हुए बोलता है। हाँ हाँ भाई, मैं समझ गया, वो तेरी ही है। समीर डरते हुए कहता है। इधर विनाश बिना उसकी कोई बात सुने किचन से बाहर निकल जाता है और सीधे सीढ़ियों से होते हुए 4th फ्लोर पर चला जाता है। वहाँ सृजन के रूम का दरवाजा खुला हुआ था। वो सीधा उसके रूम में घुस जाता है और दरवाजा को बंद कर देता है। उसे ऐसे अपने रूम में देखकर सृजन हैरान हो जाती है। मिस्टर सीनियर, आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? सृजन पूछती है। विनाश कुछ नहीं बोलता और जाकर सीधे उसे हग कर लेता है। सृजन हैरान हो जाती है। जैसे ही वो उसे खुद से अलग करने की कोशिश करती है तो उसे विनाश का शरीर डर से बचा कांपता हुआ महसूस होता है। ये विलेन को क्या हुआ है? ये इतना डरे हुए क्यों हैं? वो अपने मन में सोचती है। क्या हुआ मिस्टर वंधवा, आप ठीक है? सृजन पूछती है। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता, किसी के साथ नहीं। विनाश उसे और कस के गले लगाते हुए कहता है। अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ आपकी ही हूँ, अभी छोड़िए मुझे, सांस नहीं आ रही है। सृजन कहती है। विनाश उससे अलग होता है और उसे ऊपर नीचे देखते हुए कहता है। तुम ठीक हो? मैंने फिर से तुम्हें हट कर दिया। आई एम सॉरी। विनाश कहता है। मैं ठीक हूँ मिस्टर वंधवा, सृजन कहती है। लेकिन विनाश तो बस पैनिक जैसा होते हुए उसे ऊपर नीचे देखने लगता है। उसे ऐसे पैनिक देखकर सृजन घबरा जाती है, उसे किस करने लगती है। उसके किस करने से विनाश शॉक्ड हो जाता है। उसे होश में आया देख सृजन उससे अलग होने लगती है, लेकिन विनाश उसे दोबारा पकड़कर किस करने लगता है। उसकी ये किस काफ़ी एग्रेसिव थी जिससे सृजन को दर्द जैसा फील होने लगता है। लगभग 10 मिनट के बाद वो उसे छोड़ता है और उसके सर से अपना सर सटाकर गहरी गहरी सांस भरने लगता है। हाउ डरे यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? सृजन कहती है। वैसे ही जैसे आपकी हिम्मत हुई मुझे किस करने की। मेरे होठों ने आपके होठों को अपनी कैद में ले लिया है, ये अब कभी एक दूसरे से आज़ाद नहीं होंगे, इतना याद रखना। विनाश कहता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी सृजन कहती है। आपके होठों ने मेरे होठों को छुआ है, धोखा देने की कोशिश भी मत करिएगा। ये कहते हुए सृजन के आंखों में एक जुनून सा था, क्योंकि उसे अच्छी तरह से याद था कि पिछले जन्म में जब विनाश ने उसे कॉलेज में प्रपोज किया था तब सृजन ने ना कहा था, जिससे गुस्से होकर उसने उसे किस कर लिया था। फिर उसने सुना कि उसकी शादी किसी बड़े घराने की लड़की से होने वाला है, जिससे सृजन उसे काफ़ी भला बुरा कहती है। लेकिन मरते समय जो उसने महसूस किया था उससे उसकी सभी गलतफहमी दूर हो गई थी। सृजन यादों में खोई हुई थी कि विनाश उसके करीब आकर उसके आंखों में देखते हुए कहता है, जिसके लिए मैं मौत से लड़कर एक जन्म पार करके आया हुए उसे धोखा कैसे दे सकता हूँ। तुम याद रखना, तुम सिर्फ मेरी हो। इतना बोलकर वो दोबारा उसे किस करने लगता है। 29 सृजन की दोस्त और बुआ दादी, इतना याद रखना, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। इतना बोलकर विनाश सृजन को किस करने लगता है। बेचारी सृजन तो बस उसे हैरानी से देखने लगती है, लेकिन जैसे हो उसे होश आता है कि क्या हो रहा है तो वो गुस्से में विनाश को धक्का देकर खुद से दूर करते हुए कहती है। डोंट वरी मिस्टर विनाश वंधवा, ये आपकी पहली गलती है, इसलिए माफ़ कर रही हूँ। आइंदा से मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। मैं कोई कमज़ोर कली नहीं हूँ जिसे जब मन में आए कोई हाथ लगाए और चला जाए। अपना डिफेंस करना आता है मुझे। सृजन गुस्से से घूरते हुए कहती है। आपकी यही अदा तो हमें आपके करीब आने पर मजबूर कर देती है। 6 साल की थी आप जब मैं पहली बार आपसे मिला था। उस वक्त आपकी डेयरिंग देखकर हम आपके दीवाना हो गए, और तभी से हमने ठान लिया आप सिर्फ हमारी होंगी, सिर्फ और सिर्फ हमारी। एक बात और हमें पता है कि आप अपनी डिफेंस खुद कर सकती हैं, क्योंकि जब एक 6 साल की बच्ची 10 आदमियों को मजा चखा सकती है तो वो क्या नहीं कर सकती। ऐसे ही हम आपको टाइग्रेस नहीं कहते, आपसे ज़्यादा आपको जानते हैं हम। विनाश उसे कमर से पकड़कर खुद से चिपकाता है और उसकी आंखों में देखते हुए जुनून से कहता है। उसकी बातें सुनकर सृजन हैरानी से उसे देखने लगती है। ऐसे न देखिए हमें, वरना प्यार हो जाएगा।
और फिर हमारा सारा का सारा अरमान धरा का धरा रह जाएगा। विनाश कहता है और फिर उसके होठों पर हल्का सा पोक करते हुए उससे दूर होता है और कहता है, हमने न जाने कितने सपने देखे हैं आपको लेकर। कैसे हम आपके साथ कॉलेज में रोमांस करेंगे, कैसे आप हमारे ऊपर गुस्सा करेंगी, हमसे इरिटेट होंगी और हम आपको उतना ही परेशान करेंगे। कैसे आप रोज अपनी बुलेट से कॉलेज जाएंगी और हम हमेशा आपको बीच क्लास से उठाकर अपने साथ ले जाएंगे और फिर आप और हम एक साथ एक बुलेट पर एक दूसरे से चिपक कर बैठे होंगे। आप राइड करेंगी और हम आपके पीछे बैठे आपको परेशान करेंगे। कैसे हम दोनों देर रात तक घर से गायब रहेंगे और जब घर आएंगे तो बहाना बनाएंगे। कैसे देर रात को हम आपके कमरे में आएंगे और आपको सोता हुआ देखकर आपका फ़ायदा उठाएंगे। फिर आप हमारे ऊपर गुस्सा करेंगे। ऐसे ऐसे ही हम नज़दीक आएंगे और फिर एक दिन हम दोनों अपने अपने प्यार का इजहार करेंगे। फिर हमारी शादी और सुहागरात और फिर होंगे हमारे छोटे छोटे बच्चों। कितना सुकून होगा ना। ये सब बाद की बात है, पहले हम ये कह रहे हैं, आप किसी भी लड़के के करीब मत जाइएगा, चाहे वो कोई भी हो। इतना बोलकर विनाश वहां से चला जाता है। बेचारी हमारी सृजन तो बस उसे हैरानी से देखे जा रही थी। उसे तो कोई होश ही नहीं था। थोड़ी देर बाद जब उसे होश होता है तो वो खुद से कहती है, ये क्या था, क्या विलेन मुझे पहले से ही जानता है। वो बोल रहा है कि वो मुझे पहली बार बचपन में देखा था। मतलब क्या है इसका, मतलब बाद में ढूंढिएगा बच्चा, आप हमारे साथ नीचे चलिए, देखिए नीचे कौन आया है, आपके लिए सरप्राइज है। सुजॉय रूम में आते हुए कहता है, कौन आया है भाइयों। सृजन पूछती है, चलो तो मुझे पता हुआ, उसे देखने के बाद आप इतनी खुश हो जाएंगी कि हम क्या बताए। सुजॉय उसे अपने साथ ले जाते हुए कहता है। दोनों भाई बहन लिफ्ट से होते हुए नीचे आते हैं। जैसे ही सृजन की नज़र हॉल में बैठे शख्स पर जाती है वो हैरान हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, रीत की बच्ची तू। वो दौड़ते हुए उसके गले लग जाती है। सिर्फ रीत ही नहीं है, यहाँ मैं भी हूँ, एक लड़की बोलती है जिसने कुर्ता पायजामा पहन रखा था। प्रीति। सृजन उसे गले लगाते हुए कहती है। सृजन, रीति और प्रीति तीनों बचपन की दोस्त थी। साथ ही तीनों खूबसूरती के मामले में एक जैसी थी। बस उन तीनों की आंखें ही थी जो उनके बारे में बताती थी। जहां सृजन की आंखें पर्पल थी और रीति की आंखें भूरी तो प्रीति की आंखें हेजल थी। वैसे हम तो तुझे मजाक में प्रिंसेस कहते थे, लेकिन तू तो सच की प्रिंसेस निकली। सच्ची यार, रीति कहती है। प्रिंसेस तो मैं वैसे भी थी, क्योंकि जॉय भाई जो पूरी दुनिया पर राज करते हैं सभी उनके सॉन्ग के दीवाने हैं, और उस दीवाने की लाइफ की इकलौती शहजादी थी मैं। फिर पता नहीं कहाँ से तू आ गई और मेरी जगह थोड़ी कम हो गई। सृजन मुंह बनाते हुए कहती है, बिल्कुल भी नहीं बच्चा, आप कल भी हमारी जिंदगी की इकलौती शहजादी थी, आज भी हैं और हमेशा रहेंगी। आपकी जगह हमारी जिंदगी में कोई भी नहीं ले सकता। भले ही तुम रिश्ते में मेरी बहन हो, लेकिन बचपन से मैंने आपको अपने बेटी समझकर पाला है। तो हुई ना हमारी प्रिंसेस। सुजॉय सृजन के माथे को चूमते हुए कहता है, बस बस मिस्टर रावत, आप ऐसे हमारी फ्रेंड को नहीं रुला सकते हैं। प्रीति कहती है, ये कुछ ज्यादा नहीं है प्रीत, अगर तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, मैं तुम्हारा सुजी ब्रदर हूं, समझी। सुजॉय प्रीति के कानों को पकड़ते हुए कहता है, हाँ हाँ मैं समझ गई। प्रीति अपने कान को छुड़ाते हुए कहती है, प्रीत चलो मैं तुम दोनों को अपनी फैमिली से मिलवाती हूँ। सृजन कहती है। एक एक करके सृजन सभी को उनसे मिलवाती है और लास्ट में बोलती है, गाइज मैं तुम दोनों को इस घर में मेरे कुछ खास लोगों से मिलवाती हूँ। वो स्वरा जी के पास जाती है और उनके गले लगते हुए बोलती है, ये है मेरी मम्मा मिसेस स्वरा शेखर सिंह राठौर। वो दोनों उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। ये है मेरे छोटू सू प्यारू सू भाई मिस्टर सुधांशु सिंह राठौर, और ये हैं मेरे सबसे प्यारे भाई स्वयं सिंह राठौर। तुम्हें पता है ये न बहुत ही मस्त हेयर स्टाइल्स बनाते हैं, देखो मेरी हेयर स्टाइल। सृजन चहकते हुए कहती है। रीति और प्रीति उसे खुश देखकर काफ़ी खुश होती हैं। सभी आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन स्वरा जी के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। मॉम क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों हैं, कुछ हुआ है क्या। सृजन पूछती है। बेटा मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी है, आप मेरे साथ कमरे में चलेंगी। स्वरा जी कहती हैं, जरूर। सृजन कहती है, भाइयों आप मेरी फ्रेंड्स का ध्यान रखिए, तब तक मैं मॉम से बात करके आती हूँ, मुझे उनसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी है। सृजन लिफ्ट के तरफ बढ़ते हुए कहती है। कुछ हो सेकंड में दोनों माँ बेटी स्वरा जी के कमरे में होती हैं। स्वरा जी अपने अलमारी को खोलती हैं और उसमें से एक चाबी निकालती हैं। चलिए। स्वरा जी सृजन के हाथ पकड़कर उस फ्लोर पर बने एक रूम की तरफ चली जाती है। मॉम ये किसका रूम है, सृजन पूछती है। आपको पता चल जाएगा, स्वरा जी ताला खोलते हुए कहती हैं। वो दोनों अंदर जाती है तो स्वरा जी उस रूम के लाइट्स को ऑन करती हैं। उस रूम को देखकर सृजन हैरान हो जाती है। वो रूम काफ़ी साफ सुथरा था और सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रखी हुई थी। वाह कितना सुंदर कमरा है। मॉम ये किसका रूम है, सृजन कन्फ्यूजन से पूछती है। ये आपकी मम्मा का रूम है।
स्वरा जी कहती हैं। वॉट? सृजन हैरानी से पूछती है। हाँ बेटा, ये आपकी मम्मा संगीता राठौर का कमरा है जिसमें उनके बाद किसी ने कदम नहीं रखा। भले ही इसकी साफ सफाई डली होती है, स्वरा जी कहती हैं। तो मोम, आप जिस कमरे में रहती हो वो किसका है? सृजन पूछती है। वो मेरा कमरा है। जानती हो, जब मैं यहाँ शादी करके आई थी तो मासा मुझे इसी कमरे में रखना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे डैड ने ये कहकर मना कर दिया कि वो तुम्हारी मम्मा की जगह किसी को नहीं देंगे। दुनिया की नज़र में भले ही हम दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन असल में हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता है ही नहीं। तुम्हारे डैड ने शादी के समय मुझसे ये कहकर वचन लिया था कि वो हमें सिर्फ समीर की माँ बनाकर ले जा रहे हैं, अपनी पत्नी नहीं। स्वरा जी खुद को मजबूत दिखाते हुए कहती हैं। अगर ऐसा है तो फिर अंशु का जन्म कैसे हुआ? सृजन सवाल करती है। वो तुम्हारे डैड की एक गलती की निशानी है जिसे वो अपनाना नहीं चाहते थे, लेकिन समीर के जिद के कारण उन्हें उसे अपनाना पड़ा। इतने सालों तक मैंने ये जिम्मेवारी निभाई है और अब हम चाहते हैं कि आप इस जिम्मेवारी को निभाओ। ये लो सृजन बेटा, आपकी मम्मा की अमानत। इतना बोलकर स्वरा जी उसे चाबियों का गुच्छा देकर वहां से चली जाती हैं। वहीं बेचारी सृजन तो बस हैरानी से उन्हें देखती रह जाती है। वो कुछ सोचती है और फिर अपने आंसुओं को साफ करते हुए उस रूम के दरवाजे को बंद करती है और फिर नीचे के तरफ चली जाती है। बाबा सा, वो गुस्से से चिल्लाते हुए हॉल में जाती है। उसके गुस्से को देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। लाडो, क्या हुआ बेटा? राघवेंद्र जी बोलते हैं। बाबा सा कहाँ है? दादू, सृजन गुस्से से पूछती है। शेखर तो अभी अपने काम के लिए ऑफिस गए हुए हैं। दादू कहते हैं। आप उन्हें जितनी जल्दी हो सके कॉल करके वापस बुलाए। सृजन गुस्से से कहती है। ठीक है, उन्हें बुलाते हैं, आप गुस्सा मत करिए। गायत्री जी कहती हैं। वो उन्हें कॉल करती है। तभी एक तेज आवाज वहां गूंजती है। ये तो गलत बात है ना भाभी सा, हमारी प्यारी पोती घर आ गई और अपने हमें बताया ही नहीं। उस आवाज को सुनते ही सभी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है तो कुछ के चेहरे पर अजीब सा भाव। दरवाजे पर एक गायत्री जी के उम्र की औरत के साथ एक स्वरा जी के उम्र की औरत और उनके साथ एक लड़की और लड़का खड़ा था। अरे मीनू, तुम कब आए? राघवेंद्र जी खुश होते हुए पूछते हैं। आप नहीं बुलाए तो हम खुद ही चले आए, वो बुढ़ी औरत कहती है। ये औरत राघवेंद्र जी के दूर की रिश्तेदार होती है जिसे उनके पापा ने गोद लिया था। उनके साथ उनकी बहू नितारा, पोती नैना और पोता नमन होता है। ये लोग बहुत लालची किस्म के इंसान हैं। आओ आओ, भला हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं, गायत्री जी कहती हैं। वो सभी अंदर आते हैं। सभी बच्चे उनके पैर छूते हैं सिवाय सुजॉय, सृजन, उसकी फ्रेंड और सुधांशु के। ये लोग कौन है और हमारी पोती कहाँ है? मीनू दादी पूछती हैं। मीनू, ये सुजॉय है, हमारी ममता का बेटा, गायत्री जी कहती है। सुजॉय के चेहरे पर कोई भाव नहीं होता है, जबकि नैना तो चमकती आंखों से उसे देख रही थी। ये है हमारी प्यारी पोती सृजन और ये दोनों उसकी फ्रेंड, गायत्री जी कहती है। सृजन बस एक स्माइल पास कर देती है क्योंकि उसे उन लोगों से अच्छी वाइब नहीं आ रही थी। तभी लिफ्ट से नीचे होते हुए स्वरा जी आती है। उन्हें देखते ही बुआ दादी गुस्से से बोलती है। क्या हुआ स्वरा बहू, लगता है हमारे आने से तुम खुश नहीं? तभी तो ना हमारे पाँव छुए और नहीं चाय नाश्ता को पूछा। स्वरा जी डरते हुए कहती हैं। माफ़ करिएगा बुआ सा, हम अभी लेकर आते हैं, स्वरा जी कहती है। स्वरा जी किचन में चली जाती हैं और थोड़ी ही देर में चाय और स्नैक्स लेकर आती है। बुआ दादी जैसे ही चाय पीती हैं, गुस्से से वो गर्म चाय स्वरा जी के ऊपर फेंकते हुए कहती है। ये क्या बनाया है तुमने? ऐसी चाय बनती है? अरे ऐसी चाय तो कुत्ते भी न पिएं। हम भी किससे बात कर रहे हैं? एक अनाथ बदचलन, पैसों की लालची लड़की से, जिसने पैसों के लिए हमारे भोले भाले बेटे को अपनी जाल में फंसा लिया। उनकी बातें सुनकर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। ये देखकर सृजन हैरान हो जाती है। अब हमारा मुंह क्या देख रही हो, जाओ जाकर हमारे लिए दूसरी चाय बनाओ, बुआ दादी कहती हैं। उनकी बातें सुनकर सृजन को काफ़ी गुस्सा आता है। तभी वो कुछ ऐसे करती है जिससे सभी उसे हैरानी से देखने लगते हैं। चथर्टी, आप अपना सब कुछ खो देंगे। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ जाकर मेरे लिए दूसरी चाय बनाकर ले आओ, बुआ दादी गुस्से से चिल्लाते हुए कहती हैं। स्वरा जी अपने आंखों में आंसू लिए किचन के तरफ अपनी कदम बढ़ाती है। उससे पहले ही सृजन उनका हाथ पकड़ लेती है और गुस्से से कहती है। माँ सा, आप मेरे साथ चलिए। बुआ दादी को चाय बनाकर पिलाने के लिए सर्वेंट है, वो उन्हें लेकर जाने लगती है। ये छोरी, थारी हिम्मत कैसे हुई महारी बातें काटने की, बुआ दादी गुस्से से कहती है। माफ़ करिएगा बुआ दादी, हम आपकी बातें नहीं काट रहे हैं, हम बस ये कह रहे हैं कि आपकी चाय घर में और लोग हैं बनाने के लिए। फ़िलहाल माँ सा और छोटी माँ से हमें ज़रूरी बातें करनी है, सृजन नरमी से कहती है। बुआ दादी कुछ नहीं बोल पाती हैं। सृजन उन दोनों को इशारा करके अपने साथ लिफ्ट में लेकर चली जाती है। क्या हुआ लाडो, आप हमें ऐसे कैसे लेकर चली आए? जानती है बुआ दादी काफ़ी गुस्सा होंगी, नीता जी कहती हैं। उनके गुस्से से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता छोटी माँ,
उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी मासा के ऊपर चिल्लाने की, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सृजन गुस्से से कहती है। सृजन स्वरा जी को उनके रूम में ले जाती है और उनके हाथों पर क्रीम अप्लाई करती है। आप दोनों यहीं रहिए, हम अभी आते हैं, सृजन बाहर जाते हुए कहती है। थोड़ी देर बाद आती है तो उसके हाथों में 2 बैग होता है। मासा ये आपके लिए और ये छोटी माँ आपके लिए, सृजन उन्हें देते हुए कहती है। ये क्या है सृज, नीता जी कहती हैं। आप खुद ही देख लीजिए, सृजन कहती है। नीता जी बैग खोलती है तो उसमें से एक खूबसूरत सी साड़ी निकलती है। वाओ लाडो, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। यस छोटी माँ, और मैं चाहती हूँ कि आप पूजा में यही साड़ी पहने। और मासा ये आप, सृजन कहती है। स्वरा जी जैसे ही उस साड़ी को देखती है वो एकदम से कहती है, नहीं लाडो, हम ये साड़ी नहीं पहन सकते। क्यों मासा, आप इसे क्यों नहीं पहन सकती? क्या इसलिए कि ये साड़ी मेरी मम्मा का है, या इसलिए कि बाबा सा ने आपको मना किया है? सृजन कहती है। स्वरा जी कुछ नहीं बोलती हैं और अपना सर नीचे कर लेती हैं। मासा, हम चाहते हैं कि आप ये साड़ी पहने क्योंकि ये मैंने आपको दिया है और आप इसे ही पहनेंगी। सृजन उन्हें अपना फैसला सुनाती है और वहां से चली जाती है। जैसे ही वो लिफ्ट में जाती है कोई आकर जल्दी से लिफ्ट में घुस जाता है। उस इंसान को देखकर सृजन का मुंह बन जाता है। क्या हुआ मिस राठौर, मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा क्या? विनाश एक स्माइल करते हुए पूछता है। मुझे फालतू के लोगों से बात करने का कोई शौक नहीं है, सृजन मुंह बनाते हुए कहती है। विनाश आगे बढ़कर उसके कमर को पकड़कर खुद से चिपका लेता है और उसे देखते हुए कहता है, लगता है मेरे बारे में काफ़ी कुछ जानना बाकी है आपको। कभी बाहर की दुनिया में जाकर मेरे बारे में सर्च करिए, फिर मैं फालतू हूँ या काम की पता चल जाएगा। इतना बोलकर विनाश उसे किस कर लेता है। बेचारी सृजन तो जैसे शॉक्ड हो जाती है। लिफ्ट के रुकने से सृजन होश में आती है और खुद को विनाश के पकड़ से छुड़ाते हुए कहती है, लीव में मिस्टर वंधवा। पकड़ने के लिए थोड़ी न पकड़ा है, वुड बी मिसेस विनाश वंधवा। विनाश एक गहरी स्माइल करते हुए कहता है। सृजन हैरानी से उसे तरफ देखने लगती है। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा, विनाश उसे देखते हुए कहता है और उसके होठों पर हल्का सा किस करके लिफ्ट से बाहर निकल जाता है। उसके जाने से सृजन होश में आती है और बाहर तो उसके आंखों में गुस्सा दिखने लगता है। उसके ठीक सामने एक लड़की को विनाश उसकी कमर से पकड़े उसके ऊपर झुका हुआ था। ये सब देखकर सृजन के आंखों में आंसू आने लगता है और वो गुस्से से आगे बढ़ती है, लेकिन उससे पहले कि किसी के गिरने की आवाज़ आती है। सामने वो लड़की नीचे गिरी हुई थी और विनाश उसे गुस्से में घूरते हुए कहता है, डोंट वरी मिस, आगे से मुझसे टकराने की कोशिश की न तो जान से मार दूंगा। वो उसे ऐसे ही छोड़कर वहां से चला जाता है। सृजन ये सब देखकर कुछ नहीं बोलती है और वहां से हॉल के तरफ चली जाती है। अगले दिन सभी लोग रेडी होकर मंदिर के लिए निकल जाते हैं क्योंकि पहले मंदिर में पूजा करने के बाद सभी घर के मंदिर में आने वाले थे। मंदिर में जाकर सृजन सबसे पहले भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपने मन में बोलती है, मुझे सब सही करने की हिम्मत देना माँ। जजमान, सारी तैयारी हो गई है, आप लोग चलिए। पंडित जी राघवेंद्र जी से कहते हैं, जी चलिए। सभी लोग मंदिर के प्रांगण में जाकर हवन स्थली पर बैठ जाते हैं। सभी लोग पूजा के लिए पीले रंग के कपड़े पहने थे, वो भी ट्रेडिशनल वियर। सृजन ने येलो रंग के कुर्ता के साथ हाथों में येलो चूड़ियां, दूसरे हाथ में ब्रेसलेट और वाले को खुला करके अपने कानों में इयरिंग पहनी हुई थी जिसमें वो बला की खूबसूरत लग रही थी। वहीं सभी की आंखें उसके ऊपर ही टिकी हुई थी। जहां सृजन के 5 भाई उसे प्यार से देख रहे थे वहीं उसे ऐसे देखकर बेचारा विनाश खुद को कंट्रोल करने में लगा था। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और सृजन सबसे आगे अपने हाथों को जोड़े बैठी हुई थी। जजमान, कन्या के माता पिता को आगे करिए, पंडित जी कहते हैं। उनकी बातें सुनकर शेखर जी अपनी जगह से उठते हैं और जाकर सृजन के बगल में बैठ जाते हैं। सबकी नज़रें सृजन के दूसरे के साइड में टिकी हुई थी। मासा कहाँ है, सृजन पूछती है। सभी इधर उधर देखने लगते हैं। स्वरा कहाँ है, गायत्री जी पूछती है। मैं देखकर आता हूँ, मासा कहाँ है, समीर कहता है। वो थोड़ी देर में वापस आता है और कहता है, दादी सा मासा यहाँ नहीं है, हमने लगभग पूरे मंदिर में ढूंढ लिया। ये आप क्या कह रहे हैं समी, आपको पता है न स्वरा का यहाँ होना कितना जरूरी है, राघवेंद्र जी कहते हैं। अरे माता पिता की ही न बात है, टेंशन क्या लेना है। स्वरा के जगह हमारी सुर भी बैठ जाएगी, आखिर वो भी तो उसकी माँ जैसी ही है, बुआ दादी कहती हैं। ये तुम क्या कह रही हो मीनू, जानती हो ना ऐसा नहीं हो सकता, दादाजी कहते हैं। अरे इस वक्त हमारी पोती की शांति पूजा के लिए उस औरत की जरूरत है और वो है कि यहाँ है ही नहीं, इसलिए उसकी जगह पर सुर भी बैठ सकती है, बुआ दादी कहती है। सुरभि जी एक स्माइल के साथ अपनी जगह से उठकर उस जगह पर बैठने वाली थी कि सृजन की आवाज़ सुनाई देती है, इस जगह पर बैठने की हिम्मत भी मत करिएगा मिसेस वर्मा, वरना इसी हवन कुंड में आपकी आहुति दे दूंगी। उसकी बातें सुनकर बुआ दादी को काफ़ी गुस्सा आता है और खुद को नर्म करते हुए कहती है, बेटा पहले पूजा कर लो फिर हम बात करते हैं।
बिल्कुल भी नहीं बुआ दादी, ये जगह मेरी माँ का है, यहाँ कौन बैठेगा और कौन नहीं ये मैं डिसाइड करूँगी। और अगर मासा यहाँ नहीं है और उनकी जगह पर किसी को बैठाना है तो मैं छोटी माँ और छोटे पापा को यहाँ बैठा सकती हूँ, या फिर ममता मम्मा है। समझी, अगर मैंने इनमें से किसी को यहाँ नहीं बैठाया तो मतलब कि इस जगह सिर्फ मेरी माँ मिसेस स्वरा शेखर सिंह राठौर ही बैठ सकती हैं, समझी आप। सृजन गुस्से से हवन कुंड को देखते हुए कहती है। उसके बाद वो शेखर जी की तरफ मुड़ती है और उन्हें देखते हुए कहती है, आपके पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम है, अगर इस 1 घंटे में मेरी मासा मेरे सामने नहीं हुई थी आप एक बार फिर से अपना सब कुछ खो देंगे। पहले तो आपके पास उम्मीद थी लेकिन इस बार आपके पास कोई उम्मीद नहीं होगी, सृजन कहती है। उसकी बातें सुनकर शेखर जी अपनी जगह से उठकर बाहर की तरफ चले जाते हैं। उनके पीछे संजय जी, समृद्ध, सुजॉय और समीर भी चला जाता है। पंडित जी, जब तक बुआ सा आ नहीं जाती तब तक आप उनकी सलामती के लिए पूजा करवाए। में भी आप समझ रहे होंगे, विनाश एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है। उसकी बातें सुनकर सभी उसे हैरानी से देखने लगते हैं। वो सबको इग्नोर करके सृजन के बगल में बैठ जाता है और अपने सामने रखे मौली को उठाता है और सृजन के हाथों में लपेटते हुए धीरे से कहता है, आज से इस मौली के तरह आप भी मुझसे बंध चुकी हैं और मुझे पता हुआ जो आप करना चाहती है। मैं बहुत खुश हूं कि मुझे आपको अपनी दुनिया में शामिल करने में कोई डर नहीं होगा। आप मेरी सारी साइड देखकर आराम से रह सकती हैं। उसकी बातें सुनकर सृजन कोई रिएक्ट नहीं करती है क्योंकि उसे पता था कि विनाश की असली साइड क्या है और वो कैसा है। सभी लोग चारों तरफ से स्वरा जी को ढूंढ रहे थे लेकिन उनका कोई आता पता नहीं था, यहाँ तक कि उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। दूसरी तरफ स्वरा जी बदहवास भाव से भागती हुई जा रही थी। उनके हाथ पैरों में खून लगा हुआ था लेकिन वो उनका खून नहीं था। उनके ठीक पीछे कुछ लोग आ रहे थे। पकड़ उसे, अगर वो यहाँ से भाग गई तो बॉस हमें छोड़ेंगे नहीं। स्वरा जी भागते हुए मेन रोड पर आ जाती है और अचानक ही वो एक गाड़ी से लड़ जाती है। गाड़ी वाला तुरंत गाड़ी रोकता है और देखता है तो स्वरा जी नीचे गिरी हुई थी। ओह गॉड, लगता है एक्सीडेंट हो गया। वो तुरंत डरते हुए बैक सीट पर गिरे शख्स से कुछ कहता है। वो शख्स बाहर आता है तो ये कोई और नहीं बल्कि अभिनव होता है। अभिनव तुरंत स्वरा जी को गोद में उठाता है और भागते हुए ड्राइवर से बोलता है, जल्दी हॉस्पिटल चलो। वो दोनों हॉस्पिटल जाने लगते हैं। वहीं स्वरा जी बस सृजन के नाम लेकर बड़बड़ रही थी। अभिनव सुनने की कोशिश करता है तो उनकी बातें सुनकर हैरान हो जाता है। वो कश्मकश में था कि क्या करें। वो ड्राइवर की बात सुनकर होश में आता है। तुरंत जल्दी से डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाते हुए हॉस्पिटल के अंदर जाता है और उन्हें एक स्ट्रेचर पर लिटाता है। डॉक्टर जल्दी से उन्हें एक रूम में लेकर जाता है। इधर अभिनव कुछ सोचते हुए किसी को कॉल करता है। वो कुछ कहता है और कॉल काट देता है। उधर मंदिर में सृजन बेचैन इधर से उधर घूम रही थी। उसके आंखों बेहिसाब आंसू गिर रहे थे। उसे रोता देख सभी को बुरा लग रहा था। विनाश उसे गले से लगाते हुए कहता है, डोंट क्राई टाइग्रेस, तुम्हारी मम्मा मिल जाएंगी, वो कहीं नहीं जाएंगी, डोंट वरी। तुम्हें नहीं पता विलेन, मैंने बचपन में ही अपनी मम्मा को खो दिया था। मैं दो बार अपनी माँ को खो चुकी हूँ, तीसरी बार नहीं खो सकती। प्लीज़ उन्हें ढूंढ कर ले आओ। सृजन रोते हुए कह रही थी। मैंने कहा न, उन्हें कुछ नहीं होगा, मैं उन्हें ढूंढ लूँगा, तुम शांत हो जाओ, विनाश कहता है। तभी सृजन का फ़ोन बजता है। वो कॉल पर सो हो रहे नाम को देखती है तो कन्फ्यूज हो जाती है। वो कुछ सोचते हुए कॉल रिसीव करती है तो उधर से कोई कुछ कहता है तो फ़ोन छुटकर उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। नो नो, उन्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं उन्हें नहीं खो सकती। वो पैनिक करने लगती है। रीति और प्रीति उसे शांत करवाने लगती है। अचानक ही सृजन अपनी जगह से उठती है और गुस्से से शेखर जी और बुआ दादी को घूरते हुए कहती है, मिस्टर शेखर सिंह राठौर, अगर आपको वजह से इस बार मेरी मॉम को कुछ भी हुआ तो आप अपना सब कुछ खो देंगे। इतना बोलकर वो भागते हुए सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है। विनाश एक नज़र सभी को देखता है और सृजन के पीछे चला जाता है। सभी लोग हैरानी से शेखर जी को देखते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। बेचारे शेखर जी अपनी जगह पर मूर्ति बने खड़े रहते हैं। उन्हें खड़ा देखकर बुआ दादी सुरभि को इशारा करती है। सुरभि जी शेखर जी के पास जाती है और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, ये सब हमारी वजह से हुआ है शेखर, ना हम यहाँ बैठने के लिए आते, न लाडो आपके ऊपर गुस्सा करती। शेखर जी कुछ नहीं बोलते और वहां से चले जाते हैं। उन्हें इस तरह से जाता देख सुरभि की मुठ्ठियां कस जाती है।